नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अभी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है ना, इसके लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान संशोधन। पॉलिटी के इस टॉपिक से आगामी शिफ्ट वाले कैंडिडेट ध्यान दें, आपको अपने शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिल सकता है, इतना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, वैसे तो 106 अब तक संविधान संशोधन हो चुके हैं, सभी याद रखेंगे काफ़ी समय लग जाएगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट है 50 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन याद आपको कराने की गारंटी ले रही मैम अनुपमा मैम के द्वारा ये सेशन कंप्लीट किया जाएगा। ट्रिक के माध्यम से रिलेट करते हुए आप याद कर पाएंगे, तो एंड तक बने रहना है। आगे बढ़े उससे पहले ये महत्वपूर्ण डील देख लो। ये टेक्स्ट बुक पास प्रो अब तक आप प्राइस 600 रुपये के आसपास देख रहे थे, लेकिन अभी समर सेल जो 14 जून तक लास्ट है, टीटीजी के कूपन कोड से पास प्रो 351 में वेबसाइट से ले लेना, आपकी प्लेटफॉर्म फी नहीं लगेगी। और पास प्रो मैक्स ऐप से ही लेना पड़ेगा। मैक्स में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, स्टडी नोट्स मिल जाते हैं सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज। बाकी इनका एआई का फीचर रहता है और कुछ एडवांस लेवल के टफ लेवल के मॉक भी ये मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ले सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है। इससे पहले जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कम प्राइस वाली डील का, वो अभी लाइव है। और एक ही पास प्रो में 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपके कवर हो जाएंगे। चाहे आप आगामी ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, टेक्नीशियन की करेंगे, एएलपी की करेंगे, एसएससी की करेंगे, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट ई बुक के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, पूरा सेशन आप एंड तक देखिएगा। संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 में आपके प्रावधान कर रखे हैं, 3 विधियों के द्वारा संशोधन होता है, ट्रिक सहित याद रखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं हूं अनुपमा और आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। लगभग 50 संविधान संशोधन हम इसमें देखने वाले हैं। यकीन मानिए, हम इस पे 50 में लगभग 50 से 51 होगा। 50 या 51 जितने भी हो, इसमें से 35 से 40 मैं आपको याद करवा दूंगी इसी सेशन में। कोरिलेट करके हम याद करने वाले, बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा। और जब हम विधेयक की बात करते हैं कि संशोधन के लिए विधेयक लाना पड़ता है, तो ये विधेयक भी आपका आपने 3-4 विधेयक पढ़ा होगा। एक सामान्य विधेयक होता है, एक सामान्य विधेयक हो गया। एक आपने सुना होगा वित्त विधेयक, है ना? एक वित्त विधेयक सुना होगा। एक आपने धन विधेयक सुना होगा, जिसके बारे में जिसका निर्धारण, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? अध्यक्ष करता है लोकसभा का। ये आपने पढ़ा होगा। धन विधेयक होता है। और एक होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। इस तरीके से सामान्य विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया। संविधान संशोधन की ही तो बात करने वाले हैं हम आज, है ना? अब जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो ये ऐसा कुछ संशोधन ऐसा होता है जिसको लाने से पहले, मतलब ये विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन संविधान संशोधन ऐसा संशोधन होता है, ऐसा विधेयक होता है जिसको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसको किसी भी सभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। जब इन दोनों सभा से पारित हो जाता है, तब जाके राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देता है, तो आपको पता है कि कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। तो ये एक मोटा मोटी जानकारी था संशोधन से पहले, आपको इतना होना चाहिए था जान। सबसे पहले हम इसमें वर्ष भी याद करते चलेंगे कि कौन सा संशोधन में क्या प्रावधान हुआ, क्या जोड़ा गया या क्या हटाया गया, किस साल हुआ, ये भी हम याद करते चलेंगे साथ में। देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने आ जाएगा पहला संशोधन। पहला संशोधन जो है वो कब हुआ? 1951 में, मतलब 1951 से शुरू हो गया, है ना? 1951 से हमारा 47 में आजाद हुआ देश, और उसके बाद 51 से हमारा शुरू हो गया संशोधन होना। तो सबसे पहले तो पहला संशोधन। अब देखिए, इसका ईयर याद करना कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है आपको। और 51 नंबर को कितना हम शुभ मानते हैं ना, किसी भी अच्छे काम में हम 51 से शुरुआत करते हैं। भाई 51 रुपए दक्षिणा देते हैं, 51 रुपए किसी भी अच्छे काम में 51 रुपए से हम मतलब एक अच्छा नंबर मानते हैं, शुभ नंबर मानते हैं। तो 51 हो गया, 51, ठीक है। अभी देखिए, थोड़ा-सा मैं आपको ना ये ईयर याद करवा देती हूँ 3-4 का। पहला संशोधन में आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, 1951। दूसरा जो संशोधन है, यहाँ देखिए 2 दिख रहा है, मतलब 1952, 51 से शुरू हुआ है ना? दूसरे में 1952 हो गया। तीसरे में देखिए क्या है, तीसरा, चौथा हम नहीं देख रहे हैं, 5वां देख रहे हैं। 5वां संशोधन जो होता है, 5वां में देखिए 2 5 दिख रहा है।
पहला में क्या दिखा आपका? पहला में 1951 देखिए ईयर कितने आसानी से आपको याद हो गया। दूसरा में क्या हो जाएगा? 1952 ये चीज़ आप खुद से पढ़ते होंगे तो नोटिस नहीं करते होंगे, ध्यान नहीं जाता होगा। लेकिन मैं जब तैयार करती हूँ क्लास तो ये भी मेरा मतलब मकसद होता है, ये भी मैं सोच के तैयार करती हूँ क्योंकि आपको याद कैसे करवाया जाए। तो इसी वजह से ये सारा हिंट मुझे दिख जाता है या फिर कोशिश करती हूँ निकालने का। पहला में देखिए 1951 1 दिख रहा है आपको, दूसरा वाले में 2 दिख रहा है, 5वां वाले में आपको देखिए 5-5 दिख रहा है ना? 51 से तो शुरू हुआ था तो 5 तो रहेगा ही। यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 में 5 दिख रहा है, ठीक है? अच्छा, अब 7वां देख रहे हैं, 7 देखिए 7 में अब ये नहीं है, 7 में 7 दिख नहीं रहा है, लेकिन 7 8 क्या हो जाएगा? 7 आठे 7 आठे क्या हो जाएगा? 56 तो ये भी याद करना ईज़ी हो गया आपके लिए, है ना? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे और रिलेट करके यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है? देखिए 9 को भी हम कर सकते हैं। जो 9 है ऐसे हम इसको क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ 180 डिग्री अगर घुमा देते हैं, ऐसे पकड़ लिया हमने और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये इनका पूंछ चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएँगे ऐसे। तो एक स्टार्ट के लिए एक यहाँ भी हिंट मिल गया। तो देखिए पहला जो 5-6 अमेंडमेंट है हमारा 1, 2, 5, 7 और 9 देखिए पहला 5 का ईयर आपको बहुत आसानी से याद हो गया। इसी तरीके से आपको सारे ही याद हो जाएँगे। मतलब मैं 50 याद करवाने वा 50 हम देखने वाले हैं, तो इसमें से आपको 35 से 40 मैंने बोला है, तो 35-40 आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है? कुछ तो ऐसे हैं जो आपको याद होगा, बार-बार एग्ज़ाम में आता है तो आपको याद होगा। देखिए यहाँ तक हो गया आपका 9वें अमेंडमेंट तक आप याद कर लीजिए। हम देख लेते हैं कि इसमें प्रावधान क्या है, वो भी प्रावधान भी आपको बड़ी आसानी से याद हो। पहले संशोधन से पूछा जाता है कि इसमें क्या संशोधन हुआ? पहला जो संशोधन था इसमें क्या जोड़ा गया या फिर क्या हटाया गया? इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, याद रखना है कि जो हमारा संविधान बना था उस टाइम में सिर्फ 8 ही अनुसूची था। कितना था? 8 अनुसूची था। है ना? अभी कितना है? 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है तो 8 अनुसूची था, अब 8 के बाद 9वां अनुसूची पहले ही संशोधन के साथ जोड़ दिया गया। तो सबसे ज़्यादा इसी से सवाल पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 9वीं, है ना? पहले 9वीं अनुसूची पहले संशोधन के माध्यम से। अब देखिए 1 को 9 बनाना कितना आसान होता है। कभी-कभी हम ऐसे भी 1 लिख देते हैं ना, कभी-कभी हम ऐसे भी तो 1 लिख देते हैं ना, ऐसे भी लिख देते हैं। तो 1 के साथ आप 9 बना सकते हैं आसानी से, है ना? तो ये आपको याद हो जाएगा कि 9वीं अनुसूची हमारा पहले संशोधन के साथ जुड़ा जुड़ा था। साथ में संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने में व्यवहारिक समस्याएं आ रही थी, उन्हें सुलझाया गया। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई, जैसे कि राष्ट्र की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने आदि के लिए। जैसे हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है, तो होता है ना कि अगर आपका मौलिक अधिकार किसी के लिए समस्या बनता है, तो वो मौलिक अधिकार नहीं है। हर किसी को मान लीजिए कि रास्ते पे जा रहे हैं आप, है ना? ये रोड है। अब यहाँ पे कोई बड़ा-सा म्यूज़िक सिस्टम लगा के और जैसे होता है ना कि कोई पार्टी कोई भी फंक्शन वगैरह है या फिर क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई पूजा है, महाशिवरात्रि है, अब कोई रोड पे लगा के दिन भर ऐसे भाई मौलिक अधिकार है हमारा, है ना? कि हम किसी भी धर्म को माने और उससे संबंधित आचरण करें। तो आप पूरे मतलब म्यूज़िक सिस्टम लगा के रोड पे दिन भर नाच कर रहे हैं, तो ये आपका मौलिक अधिकार हो गया। लेकिन अब रोड पे आना-जाना भी तो किसी सबका अधिकार है ना, तो आपके फंडामेंटल राइट से दूसरे का अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो ये जो है सही नहीं है। तरीके से मौलिक अधिकार को में लागू करने में कुछ व्यवहारिक समस्याएँ आ रही थी, उससे संबंधित समाधान बेस में किया गया। जैसे यहाँ पे देखिए भाषण, यहाँ पे भाषण वगैरह का है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाया गया, है ना? जैसे यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि अब म्यूज़िक सिस्टम आप रोड पे लगा के भई अपने धार्मिक जो आपको किसी भी धर्म को मानने का और उससे संबंधित आचरण करने का जो मौलिक अधिकार दिया गया है, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरे के लिए समस्या बना रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ जो फंडामेंटल राइट था उसको लागू करने में कुछ व्यवहारिक समस्याएँ थी, उसको सुलझाया गया। जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण का मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ भी ऐसा भाषण दें कि भाई देश में बवाल हो जाए, राष्ट्र की एकता, अखंडता प्रभावित हो। तो इस तरीके से एक हेल्दी कंट्रोल कह सकते हैं इसको कि एक हेल्दी कंट्रोल या उचित प्रतिबंध लगाने का इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है? और साथ में 9वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था पहले संविधान के साथ, मतलब पहले संशोधन के साथ। दूसरा है दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ और 1951 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों का वितरण फिर से तय किया गया। यानी कि आबादी के हिसाब से ये तय किया गया कि किस राज्य की कितनी लोकसभा सीटें होंगी। मतलब सीटों का बँटवारा कर दिया गया। तो देखिए ऐसे भी जब 4 ऑप्शन रहेगा तो आप बड़ी आसानी से ये चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे कि जब हमारा पहला संविधान संशोधन मतलब संशोधन जब शुरू हुआ, तो ये सबसे बड़ी मतलब मुख्य रूप से यही सारी समस्याएँ हो सकती हैं, है ना?
अभी बहुत सारी समस्या पे हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी समस्या पे तो विचार नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये सब सीट वगैरह पे हम, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगेगा, है ना? मतलब सबसे बड़े-बड़े जब देश बना ही था तो पहले तो मेन मुद्दा जो था उसको सुलझाएँगे, उसके बाद ना इंसान की सुविधा वगैरह देखेंगे, तो भाई राज्य वगैरह हमारा व्यवस्थित हो जाए, प्रॉपर ढंग से काम करने लगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नागरिक के लिए क्या-क्या भाई चाहिए, जैसे कि अभी एक 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस वाला है। तो अब ऐसे मुद्दे तो आपके आएँगे नहीं पहले दूसरे संविधान संशोधन संशोधन में। तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा लॉजिक के साथ सोचेंगे तो 4 ऑप्शन से आप आसानी से निकाल लेंगे। तो दूसरे संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1951 का जनगणना था उसके हिसाब से लोकसभा में सीटों का वितरण किया गया, यानी कि आबादी के हिसाब से देखा गया कि किस राज्य में कितनी सीटें मिलनी चाहिए। चलिए, और ईयर तो मैं याद करवा चुकी हूँ कि यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 दिखेगा, तो 1952 हो गया। 5 या 6 हम याद कर चुके हैं, संविधान संशोधन और उसका वर्ष। के बाद क्या होगा? 5वां, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई कि जब केंद्र सरकार किसी राज्य की सीमा, नाम या फिर क्षेत्र बदलने का प्रस्ताव रखती है, तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि जिस भी राज्य का सीमा या फिर सीमा चेंज होता है या नाम बदला जाता है या उसके क्षेत्र में मतलब कुछ भी बदलाव किया जाता है, तो उस राज्य को राय देने का टाइम दिया जाता है, मतलब राय देना होता है, राय देने का उसको एक तरह से अधिकार दिया जाता है, मौका दिया जाता है। तो राय देने का, मान लीजिए कि किसी राज्य का सीमा चेंज हो रहा है या फिर नाम उसका बदला जा रहा है, जैसे उड़ीसा का नाम चेंज हुआ ना, उड़िया हुआ। तो अब उसको दिया कि भाई इस पे विचार करके बताइए आप, क्या विचार है आपका। अब वो जो है 6 महीना तक विचार ही करते रह गए। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि राज्य से राय लेने के लिए सीमा तय कर दे कि भाई आपको 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, मतलब कोई एक फिक्स टाइम दे देगा कि इसके बीच में, मतलब ये डेडलाइन है आपका, यहाँ तक आपको अपना विचार दे देना है, अपना राय दे देना है, नहीं तो फिर हम केंद्र जो करेगा वही मान्य होगा। ठीक है? तो 5वां संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई कि जब केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सीमा में कोई भी बदलाव करता है, नाम बदलता है या फिर क्षेत्र बदलने का प्रस्ताव रखती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य से राय लेने के लिए समय सीमा तय कर सकता है। सरल शब्दों में ही लिखा हुआ है, आसान शब्द में भी मैं लिख देती हूँ कि जब खुद आप पढ़ेंगे, बार-बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, जब आप खुद पढ़ेंगे इसको, इस पीडीएफ को, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। देखिए, अगर किसी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र बदलना है, तो उस राज्य को राय देने के लिए कितने दिन मिलेंगे, ये कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है? मतलब एक तरह से राष्ट्रपति को ये अधिकार दे दिया गया कि किसी भी राज्य का, जिसका कि नाम या फिर सीमा में कोई भी चेंज किया जा रहा है, उसको राय देने का समय फिक्स कर दे, एक डेडलाइन दे दे उसको। ठीक है? ये किसके पास अधिकार होगा? राष्ट्रपति। अच्छा, देखिए, अब आपको पता होगा कि जब भी संविधान में संशोधन होता है, तो अनुसूची में भी तो चेंज आएगा, आर्टिकल में भी तो चेंज आएगा। तो ये जो संशोधन हुआ, इससे किस आर्टिकल में प्रभाव पड़ा, या ये संशोधन किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है ना? देखिए, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 3 में बदलाव किया गया, क्योंकि जो हमारा पहला अनुच्छेद है, जो हमारा पहला आर्टिकल है, आपको पता होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है। इसमें बस ये राज्यों को डिफाइन किया गया है, सॉरी, भारत को डिफाइन किया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है? दूसरा में क्या है? दूसरा में कहा गया है कि हम किसी भी बाहरी क्षेत्र को देश में शामिल कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, भारत में शामिल कर सकते हैं। और तीसरे आर्टिकल में क्या कहा गया है? ये सब आर्टिकल है। आर्टिकल तीसरे में क्या कहा गया है? यही सीमा वाला बात है। सीमा, नाम या क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, किसी भी राज्य का सीमा बदला जा सकता है, नाम चेंज किया जा सकता है या उसके क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। मतलब कि जैसे कि होता है कि एक राज्य का डिवीजन कर दिया गया, जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया, या फिर दो राज्य के थोड़े थोड़े क्षेत्र को लेके एक नया राज्य बना दिया गया है, नाम बदल दिया गया, ऐसे करके। ये किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 3 से जुड़ा हुआ है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? 3 आर्टिकल भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि पहले में क्या है। अच्छा, दूसरे और तीसरे में थोड़ा-सा डाउट होता है कि दूसरे वाले में, पहला में तो डिफाइन किया गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है। दूसरे में बाहरी क्षेत्र को हम अपने देश में शामिल करेंगे, ठीक है? आपको कभी-कभी डाउट होता है, याद रखिएगा। दूसरा में हम क्या करेंगे, पहले आपको मौका दिया जाए, आप खुद सोचिए अपने से कि आपको एक मौका दिया गया है, आपको ऑप्शन दिया गया है कि भाई यहाँ पे आप दूसरे की संपत्ति ले लो, मतलब दूसरे का ये जो चीज़ है ना, ये आपको लेना है,
आप पहले ये काम करना चाहेंगे या फिर अपने पास जो है संपत्ति उसमें कुछ करना चाहेंगे, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से मान लीजिए सजाना है, संवारना है। आप कहेंगे कि भाई जो पहले है ना, जो दूसरे का है पहले उसको हड़प लो, क्या पता कोई तीसरा लपक ले उसको, है ना, झपट ले। तो पहले क्या करेंगे, आपकी जो दूसरे का जमीन है, दूसरे का जायदाद है, जो भी दूसरे से चीज लेना है पहले हम ले लेंगे, अपना कर लेंगे, उसके बाद जो भी उसमें सुधार करना है, जो भी चेंज करना है करेंगे। आपको कभी कभी डाउट होता है 2 और 3 में, आर्टिकल 2-3 में क्या है, आप ध्यान रखिएगा। पहले कि हम क्या करेंगे कि बाहरी क्षेत्र को शामिल कर लेंगे, उसके बाद उस बाहरी क्षेत्र के साथ हम क्या करेंगे, उसका मतलब नया राज्य बनाएंगे कि नाम बदलेंगे कि किसी राज्य के साथ मिलाएंगे, क्या करेंगे वो बाद में सोचेंगे, पहले भाई ले लो, है ना, वरना कोई तीसरा लेके भाग जाएगा। ऐसे करके आप तीनों आर्टिकल भी यहाँ पे याद कर लें। चलिए, बीच-बीच में मैं आपसे वर्बली पूछ-पूछ के ना रिवाइज भी करवा दूंगी। 50 है तो 10-15 करके फिर मैं एक बार वर्बली आपसे पूछ के रिवाइज करवा दूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, 7वां संविधान संशोधन संशोधन जो 1956 में हुआ, 1956 में ये हुआ, तो इस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आपको पता होगा कि जब हमारा देश बना तो राज्यों को 4 श्रेणी में रखा गया था, ए बी सी डी, है ना। इसको खत्म कर दिया गया और जो पूरे राज्य थे ना, इसको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, जो आज भी है, स्टेट है और यूटी है हमारा। तो जो एबीसीडी कैटेगरी में बांटा गया था, इसको खत्म करके और क्या किया गया, स्टेट और यूटी में बांट दिया गया। तो 7वां संविधान संशोधन भाषाई, देखिए, तो भाषा से जुड़ा हुआ है, बस आप यहां से पकड़ लीजिए भाषा। क्या करते हैं कि और एक तरह से ये एक भाषा, मतलब एक तरह टाइप के भाषा बोलने वाले को एक राज्य जैसा बना दिया गया था, है ना। मतलब ये पुनर्गठन, ये राज्य पुनर्गठन, पुनर्गठन, ये राज्य का जो पुनर्गठन था भाषा के आधार पे हुआ था, जिसमें ऐसी सीमाएं बनी जहां अधिकतर लोगों की भाषा एक ही थी। जैसे आप देखेंगे उड़ीसा, तो वहां पे ज्यादा उड़िया बोलने वाले होंगे, है ना। बिहार साइड में देखेंगे कि आप हिंदी, या फिर आगे आप पढ़ेंगे, जैसे पंजाब का एक क्षेत्र है, पंजाब बना था एक साथ, हिमाचल प्रदेश बना था, हरियाणा बना था, तो हरियाणा जो था हिंदी भाषी था, तो उसको एक राज्य बना दिया गया। पंजाब में पंजाबी ज्यादा बोलते तो पंजाब बना दिया गया। मतलब एक टाइप के भाषा बोलने वाले का एक राज्य बना दिया, इस तरह से। अब देखिए, ऐसे होता है ना हमेशा कि जब भी आप कहीं जाते हैं, तो अगर आपकी भाषा वाले लोग मिल जाए तो क्या करेंगे, आप एक साथ हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, है ना। आपको लगता है कि भाई चलो किसी का साथ मिल गया, मतलब अपने अपने राज्य के, अपने जैसे लोगों का, अपने क्षेत्र के लोगों का साथ मिल गया। तो भाषा भाषा मिलता है तो हमें क्या लगता है कि भाई मतलब साथ में हमारे साथ कोई मिल गया, भाई हमारे जैसा हमारा अपना कोई साथ मिल गया। तो 100 से 7 और 7, 7 साथ के साथ आप रिलेट कर लेंगे कि भाषाई आधार पे बांटा गया, मतलब एक भाषा के लोगों को एक साथ रखा गया, साथ में रखा गया, है ना। तो इस बेसिस पे राज्य का गठन हुआ। अब देखिए, जब राज्य का गठन कर दिए आप, राज्य के साथ या फिर सीमा के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो फिर केंद्र और राज्य के विधान पालिका के सीट के साथ भी उसको भी तो व्यवस्थित करना होगा ना। जब, क्योंकि हमारा जो ये है क्षेत्र है, हमारा जो सीट का निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पे होता है। तो जब हम क्षेत्र का मतलब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उससे जनसंख्या पे फर्क पड़ेगा, जनसंख्या पे फर्क पड़ेगा तो फिर हमें सीट का भी तो मतलब सीट में भी तो चेंज करना पड़ेगा, हेर फेर। तो जब हमारा राज्य बना भाषा के आधार पे, तो उसके बाद हम क्या किए, विधान पालिका में या फिर विधानसभा बोलेंगे कि इसके सीट को भी पुनर्व्यवस्थित किया गया, अर्थात विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभा के सीट का पुनर्वितरण किया गया, फिर से बांटा गया, क्योंकि राज्य का हम फिर से गठन कर रहे थे, है ना। पहले 4 ही कैटेगरी में थे एबीसीडी, तो अब उसको हम भाषा के आधार पे बांटे, तो इसके आधार पे हम अपना सीटों का भी निर्धारण किए, लोकसभा, राज्यसभा हो और स्टेट में जो विधानसभा होता है। तो ये चीज आपको याद रहेगा कि भाषा के आधार पे बना राज्य कब, तो 7 7, है ना, एक भाषा वाले लोग को एक साथ कर दिया गया, एक राज्य बना दिया गया। तो बस आपका 7 भी याद हो गया। और कैसे ईयर याद किए थे हम, 7 8 किए थे, 7 8 56 हो गया। चलिए, अगला क्या है, 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। 9 को हम कैसे किए थे, इसको क्लॉकवाइज हमने, 9 को ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे और ऐसे कर लेंगे, 60 हो जाएगा 1960। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। अब आपको पता है कि जब भी दो देश बनता है,
तो क्या होगा कि जो क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा वो रहता ही है झगड़ा कि भाई ये वाला मेरे क्षेत्र में मतलब ऐसे बँट गया। तो कुछ पाकिस्तान का एरिया हमारे साइड आ गया है, कुछ इंडिया का इधर चला गया है। तो वही था बेरूबारी और खुलना जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। लगभग 8-9 गाँव था जिसको कि बाँट दिया गया। कुछ भारत में रहा और कुछ पाकिस्तान में चला गया। मतलब क्षेत्र का बँटवारा किया गया था इससे किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा? पहले अनुसूची में। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1958 के संधि हुआ था, उसी शर्त के हिसाब से ये बँटवारा हुआ था, है ना? जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, तो कुछ पाकिस्तान के हिस्से में गए, कुछ इंडिया के हिस्से में आए। आप बताइए कि भाई पाकिस्तान का अगर कोई भी हिस्सा हमारे पास रह गया तो हम रखना चाहेंगे? नो भाई नो। नो यानी कि नो, 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 है ना? नो या नो। भाई ऐसे देश का रखेंगे जो इनका है भी नहीं, कश्मीर इनका है भी नहीं, तब तो उसके लिए हमेशा ये बमबारी करते रहते हैं, हमेशा आतंकी हमला करवाते रहते हैं। तो हम ऐसे का हिस्सा रखेंगे जो कि हमारे संधि के हिसाब से है। 1958 की संधि की शर्त के हिसाब से ये बेरूबारी और खुलना जो था इनका इनके साइड के क्षेत्र का बँटवारा करना था, तो हमने कर दिया। है ना? तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई हम पाकिस्तान का कोई क्षेत्र रखेंगे? नो, बिल्कुल नहीं रखने वाले हैं भाई, ऐसे देश का तो हम कुछ नहीं रखने वाले। मतलब पाकिस्तान के साथ नो लेन-देन। तो नो आपका ऐसे याद हो जाएगा, मैं अभी थोड़ी देर में ना आपको 10-15 हो जाएगा तो हम एक बार रिवाइज़ भी कर लेंगे। देखिए 10, 10 तो और भी आसान है। इसमें तीनों चीज़ याद हो जाएगा आपको। 10वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत मतलब इस संशोधन के माध्यम से दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। इसे यूटी बनाया गया था। आपने नोटिस करना है या आप नोटिस किए भी होंगे कि किसी भी बाहरी क्षेत्र को मतलब जिसपे कि लंबे टाइम तक किसी दूसरे देश का या फिर कुछ किसी दूसरे राज्य देश का अगर अधिकार रहा है तो वैसे क्षेत्र को सीधे हम अपना स्टेट नहीं बनाते हैं, यूटी बनाते हैं, कुछ उसको स्वायत्तता दी जाती है ना? ताकि उसको अपना महसूस हो कि भई हम पे मतलब अचानक से कोई अधिकार नहीं कर लिया। जैसे आप ऐसे समझिए ना कि जैसे मान लीजिए कि किसी घर का तोता मतलब आपका पड़ोसी जा रहा है, तो आप उसका तोता लेके आए अपने घर। वो दे दिया कि भई रखो 10 दिन, हम आएँगे तो आपसे वापस ले लेंगे। तो वो तोता आपके घर में ना घुलने-मिलने में उसको टाइम लगेगा। अचानक से आप लेके आएँगे जब अपने घर में तो उसको अजीब-सा लगेगा, अपनापन नहीं लगेगा। तो ऐसा ही होता है जब किसी क्षेत्र पे लंबे टाइम तक किसी और देश का या फिर किसी और का जब अधिकार होता है, अचानक से आप उसको मिलाएँगे अपने राज्य में, तो फिर अपने देश में मिलाएँगे, अपने क्षेत्र में मिलाएँगे तो वहाँ के लोगों का जो मेंटालिटी है ना होगा ना, जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। तो थोड़ा-सा टेंशन बढ़ने का वो रहता है। इसी वजह से स्वायत्तता दे एक तरह से आप देखेंगे कि जो यूटी होती है ना, एक अलग ही तरह से विशेष मतलब तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। तो यूटी बना के उनको धीरे-धीरे मतलब लंबे टाइम के बाद देखेंगे कि उसको स्टेट बनाया जाता है। जैसे कि अभी गोवा वगैरह को आप देखेंगे, है ना? कि दमन और दीव के साथ उसको यूटी बनाया गया था लेकिन गोवा को फिर से हमने स्टेट बना लिया और दमन दीव जो है अभी भी वैसे ही है। तो ऐसे करके देखेंगे आप। तो 10वें संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था एक यूटी बना के मतलब एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और शामिल इसको कैसे याद रखिएगा? दादर नगर हवेली देखिए हवेली में जो पुराने जो हवेली मतलब आजकल तो हवेली होती नहीं है, पुराने टाइम की हवेली है राजा महाराजा की। जो हवेली होगा उसमें क्या होगा? दादा की आत्मा दादा की आत्मा मतलब दादा ज़माने का है भाई, तो दादा की आत्मा हवेली में क्या रहता है? भूत ही तो रहता है ना। तो दादा की आत्मा दस्तक देगी कि नहीं? 10 यानी कि 10 तक, कौन दस्तक देगा? तो आप अक्सर देखेंगे, सुनते होंगे कि इस हवेली में दस्तक दे मतलब कोई दस्तक देता है या फिर क्या भूत-प्रेत रहता है ऐसा करके कि लगता है कि कोई है वहाँ पे। तो हवेली में दस्तक देता है कौन? दादा का आत्मा देता है भाई। वो दादा का जो आत्मा है ना, भूत है वही तो देता है वहाँ पे। तो हवेली में दादा का आत्मा 10 तक देता है 10, 10 हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे कि हवेली में आप कभी भी अकेले जाएँगे? आज भी कोई भी हवेली है घूमने जाएँगे उसको देखने कि कैसे होता था राजा-महाराजा का हवेली, किला। आप एक साथ जाएँगे, 61 61 है ना ये? एक साथ जाएँगे, एक साथ जाएँगे भाई, एक साथ जाएँगे, अकेले नहीं जाएँगे तो 61 हो गया कि नहीं? तो हवेली देखने आप एक साथ जाएँगे क्योंकि वहाँ पे आत्मा दस्तक देती है, दादा की आत्मा दस्तक देती है भाई दस्तक या फिर हवेली में जो रहते थे राजा-महाराजा भाई पैसे वाले लोग का ही तो हवेली होता था राजा-महाराजा का, तो वहाँ पे दास हुआ करते थे। वहाँ पे क्या होते थे? दास होते थे, तो ऐसे भी आप रिलेट ठीक है? और एक साथ रहते थे, दास कैसे रहते थे? एक साथ। तो जो भी आपको ईज़ी लगे ना बस रिलेट कर लीजिएगा कि हवेली में दादा की आत्मा दस्तक देती थी या फिर हवेली में दास रहा करते थे और सारे दास भी एक साथ रहते थे या दस्तक
जब हवेली में दस्तक देने की बात आपको पता हो कि आत्मा कोई दस्तक देती है, तो फिर क्या करेंगे? आप एक साथ जाएँगे घूमने, अकेले नहीं जाएँगे। हो गया? नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन जो 62 में हुआ था। तो देखिए 1262 कितना ईज़ी हो जाएगा ना आपके लिए 1262। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में पहली अनुसूची की बात कर रहा है। इसमें संशोधन किया गया और गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। यहाँ पे दादर नगर हवेली को यहाँ पे पहली अनुसूची में संशोधन किया गया, गोवा और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अब देखिए पहली अनुसूची की यहाँ पे बात हो रही है। आपको पता होगा कि पहली जो हमारा 12 शेड्यूल है ना, 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में पहला जो अनुसूची है ना, इसमें बताया गया है कि कितने हमारे स्टेट हैं, है ना? कितने स्टेट हैं और कितने यूटी हैं इसके बारे में। अभी हम बात करेंगे दूसरा, तीसरा जो है उसमें भी। तो जो हमारा जो पहला हमारा शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि भाई भारत जो कहते हैं ना, उसमें उस भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में बताया। जो दूसरा शेड्यूल आएगा, आगे रिवाइज भी हो जाएगा। जो दूसरा अनुसूची आएगा, इसमें बताया गया है पेंशन के बारे में। पेंशन जो कुछ राज्य व्यवस्था से जुड़े जो अधिकारी होंगे ना, उनसे जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, इन लोग का पेंशन क्या होगा, इनको क्या सैलरी वगैरह मिलेगी, पेंशन वगैरह। तो पेंशन से याद रखिएगा। पेंशन यानी कि पैसा, पेंशन मतलब पैसा। तो 2 नंबर का पैसा, दूसरे अनुसूची में क्या है? पैसा की बात हो रही है। 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए आदमी तीसरे में क्या है? तीसरे में पदाधिकारियों की शपथ, शपथ से संबंधित प्रावधान है। पहले में बताया गया है कि भारत कहने का मतलब है कि इसके अंदर कौन-कौन से राज्य आएँगे, कौन-कौन से केंद्र शासित प्रदेश आएँगे, ठीक है? अच्छा, अब दूसरे में क्या है कि 2 नंबर में क्या? पैसा। तो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं ना, आप कहते हैं ना कि 2 नंबर का पैसा कमाता है। 2 नंबर में पैसा यानी कि पेंशन की बात की, कि पेंशन कहने का मतलब पैसा, है ना? पेंशन मतलब पैसा। तो दूसरे नंबर में क्या है? दूसरे अनुसूची में पैसा की बात है, पेंशन की बात। मतलब 2 नंबर के पैसा कमाने के लिए ये जो पदाधिकारी होते हैं, 3rd क्लास का शपथ लेते हैं। इनकी मतलब शपथ में ना ईमानदारी नहीं होती। कहते हैं कि हम अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगे, निष्ठा बनाए रखेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये 3rd क्लास का शपथ होता है। तो ऐसे आप 3 आर्टिकल याद कर लीजिए। 8वां आपको सॉरी 3 आपको अनुसूची याद हो जाएगा। 8वां अनुसूची आपको पता ही है कि इसमें भाषा है, 22 भाषा के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 8वां पता ही है। आगे-आगे आपको मिलेगा जो 9 आपको पता ही चल गया, है ना? 9वीं अनुसूची पहले में जोड़ा गया है था। 9, 10, 11, 12 सब आपको याद हो जाए। पहला, दूसरा, तीसरा अनुसूची भी आपको याद हो गया। पहले में राज्य के बारे में बताया गया है कि भारत में कौन कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं। दूसरे में क्या बताया गया है? पेंशन के बारे में अधिकारियों के। तो अब पेंशन कहने का मतलब क्या? पैसा। तो पैसा और तीसरे नंबर का मतलब 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए 3rd क्लास का शपथ लेता है आदमी। तो दूसरा, तीसरा तीनों याद हो गया। ठीक है। अब 12वां संविधान संशोधन जो है ब से 62 में हुआ। ठीक है। ब से 12, ब से 62, 12 62, 12 62, 12 62, 62 और 2-2 दिख भी रहा है। पहली अनुसूची में संशोधन किया गया, गोवा, दमन और दीव को यूटी बनाया गया, यूटी बना के शामिल किया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे याद रखेंगे आप दोनों को, ये तो ईयर तो याद हो गया आपको। देखिए दमन, जिसका मन होगा, जिसका मन 12 मतलब बड़ा, बड़ा, 12 यानी कि बड़ा, बड़ा है भाई, 12 है, 12, 12 मतलब बड़ा, बड़ा। या आप देखेंगे कि कुछ मतलब रीजनल इफेक्ट होता है बातचीत में, मतलब भाषा पे। जैसे बिहार में ही देखेंगे कि बहुत जगह र को र कहता है, तो क्या कहेगा? बड़ा, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत बड़ा राज्य है। सुने हैं कि नहीं? बड़ा राज्य है, र को र कहता है, तो बड़ा राज्य है। ये हो गया आपका बड़ा, यानी कि 12। तो 12, जिस आदमी का मन या दिल बड़ा होगा वही तो गोदान करेगा। गौदान कौन करेगा? हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है ना कि जो गौदान कर लेता है, भाई जिंदे में अगर गाय दान कर ली है तो बैतरनी पार होते हैं, ऐसे कहते हैं कि बैतरनी पार हो जाते हैं लोग। तो जिसका दिल बड़ा होगा, मन बड़ा होगा, तभी तो वो 10-12 हजार का गाय मिलेगी। तो 10-12 हजार का गाय दान करने के लिए मन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए ना। तो जिसका दिल बड़ा होगा, मन बड़ा होगा, वही तो आज के टाइम में बैतरनी पार करने के लिए भाई गौ दान करेगा। गौ दिख रहा है आपको? गौ दान कौन करेगा? तो दिल बड़ा होगा, बड़ा होगा। मिल गया आपको आइडिया? हो गया? या फिर गोवा वाले बीच पे जाने के लिए, आपका गोवा वाले बीच पे जाने का मन है लेकिन बड़ा होना जरूरी है। भाई बचपन में कैसे जाएंगे मस्ती करने, और मम्मी पापा के साथ जाएंगे तो फिर मस्ती नहीं करना कर पाएंगे वो जो दोस्त के साथ कर पाएंगे। ठीक है। गोवा वाले बीच पे जाना है तो फिर बड़ा होना पड़ेगा। हो गया?
अगला है आपका 13वां संविधान संशोधन भी 1962 में हुआ था। इसके माध्यम से नागालैंड को विशेष प्रावधान के साथ एक राज्य के रूप में, मतलब एक राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए नागालैंड में आपको 2 चीज़ निकालना है, यहाँ पे नाग हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, गाल। यहाँ पे गाल दिख रहा है आपको और यहाँ पे आपको दिख रहा है नाग। देखिए, यहाँ पे 13 दिख रहा है। अब नाग देखते ही हमेशा मैं नागालैंड को, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी याद करवाई थी आपको। अगर आप मेरा हर क्लास देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी और आइडिया लग जाएगा कि इस राज्य को हम कैसे रिलेट करते हैं। तो नागालैंड को मैं ऐसे करती हूँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पे होता है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल। अब नाग कहाँ रहता है, बिल में रहता है ना। नाग बिल पे रहता है और बिल कहाँ होता है, लैंड में। तो पूरे पूरे आप नागालैंड के साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल को रिलेट कर ले। ऐसे ही एक चापचरकूट है, चापचरकूट होता है। तो चापचरकूट फेस्टिवल है, महोत्सव है, चापचर। इसको ये होता है मिजोरम में, मिजोरम। तो जो रम पीता है उसको चार चार लोग चाप के पीट देते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई जो रम पिएगा वो गाली गलौज करेगा, तो चार लोग पकड़ेंगे, चापेंगे उसको, पीट देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 याद भी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाग हो गया और गाल हो गया। देखिए नाग किस भगवान का, नाग किस भगवान के गले में होता है, या फिर नागधारी कौन होते हैं, जो त्रिशूलधारी होते हैं, शिव जी। शिव जी, अब देखिए ये 13 जो है ना, इसको हम बना लेते हैं ऐसे। ये 3 जो है इसको हमने ऐसे कर लिया और ये जो 1 है ना, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये क्या बन गया, त्रिशूल बन गया ना। त्रिशूल, नाग और गले में नाग। ये कौन दिख रहा है आपको, शिव जी दिख रहे हैं। तो नागालैंड, नाग गला में कौन लपेटे हुए रहता है, त्रिशूलधारी। और ये जो त्रिशूलधारी है, यही तो 3 एक को मिला के हम ऐसे त्रिशूल बना लिए। ठीक है, तो नागालैंड को विशेष राज्य के रूप में शामिल किया गया था 13वें संविधान संशोधन, जो 1962 में हुआ था। तो 12 भी 62 में हुआ था और 13वां संशोधन भी 62 में हुआ था। तो ये बताइए आपको 13 तक याद हो गया आसानी से कि नहीं याद हो गया। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला जो संशोधन है वो 14वां है, 1963 में हुआ था। इसके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को शामिल किया गया था। साथ में जो हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, इसमें विधानमंडल और मंत्री परिषद की स्थापना की, है ना, इन राज्यों में। तो देखिए पुदुचेरी के साथ मैं बहुत आसानी से रिलेट कर दूंगी। ये क्या है, 14, 14 यहाँ पे दिख रहा है आपको। 14, 14 को कर देंगे चौधरी। कहते हैं ना भाई, ज्यादा चौधरी ना बनो तुम, है ना, ज्यादा चौधरी ना बनो। ये दिख रहा है आपको, र दिख रहा है। या फिर चौधरी में भी ये देखिए च दिख रहा है, यहाँ पे द दिख रहा है, चौधरी, है ना, 14 दिख रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, आप देखेंगे तो लेटर भी 2 लेटर मैच कर रहा है, तो इतना हिंट बहुत है। 4 ऑप्शन में आप देखिएगा, 1-2 बार आपको थोड़ा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो चौधरी जी, 14 मतलब चौधरी, ज्यादा चौधरी ना बनो, समझे। पुदुचेरी, पुदुचेरी चौधरी हो गया। तो पुदुचेरी को 14वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से यूटी बनाया गया था। और साथ में इसी अमेंडमेंट के साथ, या इसी अमेंडमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और दमन दीव के साथ एक त्रिपुरा हो गया, दमन दीव और पुदुचेरी को जो यूटी था, इसको इसमें विधानमंडल और विधान परिषद का स्थापना किया गया। 15 नंबर हम देखते हैं, 15वां संविधान संशोधन जो 1963 में हुआ था। इसके माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रिटायरमेंट का जो एज है बढ़ाया गया था, 60 से 62 किया गया था। पहले 60 था, उसको 62 किया गया। कैसे याद रखेंगे, 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया यहाँ पे, तो 60 से 62 किया गया था। एक आपको 7वां याद होगा, 1956 में हुआ था, जो 7th अमेंडमेंट था, वो कब किया गया था, तो 1956 में। 7 आठे 56 किए थे हम, 7 आठे 56 किए, याद आया आपको। और ये हो जाएगा आपका 15 चौके 60। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनके रिटायरमेंट का एज बढ़ाया गया था, 60 से 62 किया गया था। साथ में जो रिटायर हो चुके हैं जज, उनको किसी भी कोर्ट में अगर जरूरत है, जज की कमी है, उनको फिर से अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है, जब कमी महसूस हो तब। ये प्रावधान भी इसी में किया गया। तो 15 चौके 60 से आपको याद रहेगा कि भाई 60 से 62 एज किसका किया गया था, तो हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट का एज बढ़ाया गया था। अगला है आपका 16वां संविधान संशोधन, जो 1963 में ही हुआ था। अब 16वें संशोधन की बात करें हम, तो इसके माध्यम से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संशोधन किया गया था। कुछ मौलिक अधिकार को सीमित किया गया था। जैसे हमने एक और देखा था, पहला जो हमारा संविधान संशोधन था, फर्स्ट
संशोधन, उसमें हमने क्या किया था, इसमें एक तो 9वां शेड्यूल हम जोड़े थे, है ना? 9वीं अनुसूची जोड़े थे और साथ में क्या जोड़े थे, एक को हमने बताया भी था कि एक को ऐसे 9 बना लेंगे आप, कितने आसानी से बना लेंगे ना 9, है ना? 9वें अनुसूची को जोड़ा था और साथ में क्या था कि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, भाषण प्लस अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, इस पे कुछ प्रतिबंध लगाया गया था ताकि एकता और अखंडता हमारी बनी रहे, है ना? इसी तरीके से 16वां संविधान संशोधन जो 1963 में हुआ था, इसके माध्यम से एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संशोधन किया गया था। कुछ मौलिक अधिकार जैसे कि बोलने की आजादी पर सीमित प्रतिबंध लगाया गया था और इसमें भी यही किया गया था, इसपे भी आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, है ना? तो ये दोनों ही आपको याद कर लेंगे। देखिए, अब 16 को कैसे करेंगे? भाई हम अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर सोचते हैं तो हम किसी आदमी से किसी देश के साथ सुलह कर लेते हैं। क्या चाहते हैं? हम एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? सुलह कर लेते हैं किसी के साथ। सुलह यानी कि सुलह, सुलह, सुलह यानी कि सुलह कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, अखंडता नहीं चाहिए। लड़ाई से क्या होगा? जब लड़ाई करेंगे तो भाई टूटेगा, है ना? मतभेद होगा, फिर 2 गुट में लोग बटेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की अखंडता को हानि हो, एकता टूटे, एकता को कोई क्षति हो। इसके लिए हम क्या करते हैं? सुलह कर लेते हैं। हो गया? 16वां संविधान संशोधन भी। तो इसमें भी मौलिक अधिकारों पे कुछ आंशिक मतलब क्या कहते हैं, एक हेल्दी कंट्रोल बोल सकते हैं, सीमित प्रतिबंध उस पे लगाया गया था। और तीसरी अनुसूची में बदलाव किया गया था। जब कोई मंत्री, सांसद या जज या अफसर शपथ लेगा, अब वह ये बोलेगा, जो ये शपथ लेते हैं कोई भी मंत्री, सांसद या फिर जज या कोई ऑफिसर वगैरह, तो ये जो लाइन बोलते हैं ना, इसी संशोधन के माध्यम से 16वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाएगा, है ना? और इसके लिए भारत की स्वतंत्रता, अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे? किसी से भी सुलह करने के लिए तैयार है। हो गया? पहले ये लाइन नहीं थी, तो देखिए कितने आसानी से आप ये भी याद कर लें। और किस साल हुआ था ये? 63 में। यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, तो थोड़ा-सा एक हिंट आपको मिल सकता है। चलिए, 18 नंबर में है आपका 18वां नंबर जो संशोधन है 1966 में। इसके तहत भाषा के आधार पे कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। जैसे पंजाबी भाषा वाले जो क्षेत्र थे, पंजाबी भाषी जो क्षेत्र था, उसको पंजाब बना दिया गया। मतलब पंजाब में देखेंगे पंजाबी भाषी ज़्यादा मिलेंगे। इसी तरीके से जो हिंदी भाषी थे, उसमें हरियाणा बना दिया गया। और पर्वतीय क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो ये जो 4 राज्य हैं 1966 में बने। अब क्या हो गया ये? अब जो एक जैसे हैं ना तो अब ये छी-छी-नहीं करेंगे एक-दूसरे को। नहीं होता है ना कि हम अपनी भाषा को, हम अपने संस्कार को, हम अपनी संस्कृति को बेहतर मानते हैं, कंपेयर करते हैं एक-दूसरे से कहते हैं भाई ये बिहारी है, ये झारखंडी है, ऐसे करते हैं ना कि ये देखो गुजराती है ऐसे करके दूसरे के संस्कार को, दूसरे की संस्कृति पे हँसते हैं, भाषा पे हँसते हैं। जैसे भोजपुरी कहते हैं, अरे भोजपुरी बोलता है ऐसे करके या इसकी भोजपुरी टोन है तो थोड़ा ऐसे बिहारी-विहारी करके लोग चिढ़ाते हैं। तो हम अपनी भाषा को, हम अपनी संस्कृति को उच्च मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि भाई 2 भाषा के लोग रहेंगे ही नहीं एक साथ, सारे पंजाबियों को एक साथ कर दिया, सारे हिंदी वाले को एक साथ कर दिया, सारे पहाड़ियों को एक साथ कर दिया। तो अब क्या करेंगे ये एक-दूसरे को छी-छी नहीं करें छी-छी नहीं करेंगे, चलो अब साथ में रहो, छी-छी करो मत। है ना? अब देखिए यहाँ पे हम कैसे संशोधन के साथ जोड़ेंगे तो 18वें संशोधन के माध्यम से अब जब भी आप ऐसे याद करेंगे कि भाषा के आधार पे 4 राज्यों का गठन किया गया था 1966 में 18वां संविधान संशोधन के माध्यम 4 राज्य जब भी आपको पंजाब याद आएगा, मैं पंजाब से रिलेट करने वाली हूँ। पंजाब याद आएगा तो आपको हरियाणा भी याद आ जाएगा। हरियाणा, पंजाब और पता है कि इन दोनों का जो राजधानी है वो क्या है आपका चंडीगढ़। इस तरीके से ये 3 तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और बाकी हिमाचल प्रदेश भी ये एक याद ही रहेगा। पहाड़ी जो क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया। तो देखिए, अब यहाँ पे तो देखिए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब बना दिया गया। अब यहाँ पे जॉब दिख रहा है, पंजाब को मैं जॉब से रिलेट कर रही हूँ। पंजाब में जॉब दिख रहा है आपको जॉब या जॉब? अच्छा बताइए, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, एक दुकान पे भी अगर मज़दूरी करना है आपको तो बिना 18 साल पूरा हुए किसी बच्चे को लगाएँगे काम पे, तो भई वो बाल श्रमिक कहलाता है और फिर केस बन जाता है ना? बाल श्रमिक
कहलाएगा और केस बन जाएगा। तो जॉब करने की मिनिमम एज क्या है? 18 साल। आप जॉब के साथ आसानी से रिलेट कर लिए हैं कि नहीं? सरकारी जॉब भी चाहिए तो आपका 10वीं लेवल का भी कोई मान लीजिए कि एमटीएस का ही है, एमटीएस का ही है, चपरासी का है, किसी भी मतलब कोई भी सी ग्रेड का भी है, डी ग्रेड का भी जॉब है, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास लोग जो होते हैं ना 18 तो हो ही जाता है ना? 15 17-18 आजकल हो जाता है। तो कम से कम एज कितना होना चाहिए? जॉब के लिए 18 साल, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, बस हो गया। एक दुकान पे अगर बर्तन भी मांजना है तो ए छोटू, वो जो छोटू होता है ना ए छोटू एक कप चाय लाना, तो वो छोटू का एज भी 18 साल होना चाहिए, वरना उस दुकान वाले पे केस बन जाएगा, ठीक है? तो ये भी आपको याद हो गया, बताइए जॉब के साथ कितने अच्छे से रिलेट कर लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार आपको रिवाइज कर, पहले वाले में क्या था बताइए? जो याद आ रहा होगा, अगर आप देख रहे हैं तो जो याद आ रहा हो आप उसको फटाफट से वो करते जाएंगे, एक बार लिखते जाएंगे, मतलब कमेंट करते जाएंगे, है ना? तभी रिवीजन होगा, नहीं तो फिर ऐसे दिक्कत होगा आपको। पहला, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी है, देखिए पहला तो पहला ये क्या है हमारा? संशोधन है, संशोधन का संख्या है, ठीक है? यहाँ पे वर्ष लिख लेंगे, पहला हो गया। यहाँ पे दूसरा, तीसरा, तीसरा तो हम किया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा के बाद हमने क्या किया था? पांचवा किया था, सातवां किया था, दूसरे के बाद पांचवा, सातवां, सात, आठ नहीं था, नौ था, दस, दस था, यस, 10, 11 नहीं था, 12 था, 12 के बाद क्या था? 13 था, 13 के बाद क्या था? 15, 15 चौके 60, याद आया कुछ? 15 चौके 60, 60 से 62 किया था हमने हाई कोर्ट के जो जज थे उनके रिटायरमेंट का एज। चलिए इतना पहले करते हैं। पहले में क्या था कि अभी हमने बात किया था कि एक तो एक को हम कैसे बना लेंगे? एक को हम बनाएंगे 9, एक को बना लिए हम 9, मतलब 9वां अनुसूची जोड़ा गया था, इसी अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है? उसके बाद क्या किया था हमने? अभी हम बात किए थे कि भाषण और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये हो गया। अच्छा, वर्ष कैसे लिखेंगे? वर्ष 1951 से शुरू हुआ था, 1951, एक दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या था? 1952, दो दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या था? 1955 था। इसमें क्या किया था हमने? 7 आठे 56, 1956। यहाँ पे हम देख लेंगे, 9 जो है ना, 9 का क्या था? 9 को हमने क्लॉकवाइज घुमाया था, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, तो 9 को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 60 बन जाएगा, यहाँ पे मतलब 6 बन जाएगा और यहाँ पे जीरो बैठा लेंगे। 10 का बताइए क्या होगा? 10 का हम कैसे किए थे? तो 10 वाला भी आपको याद आएगा। 10 का पहले क्या था? 1961 में किया था हमने, देखिए 10, बस 10 से 10 तक देता था कौन? 10 तक, 10 तक देगा कौन? हवेली में, हवेली में 10 तक देता था भाई, दादर, नगर हवेली, है ना? हवेली में हम एक साथ जाएंगे, हवेली में एक साथ जाएंगे क्योंकि वहां पे दादा की आत्मा यानी कि आत्माएं वहां पे 10 तक देती है, तो 10 से 10 तक आपको याद आ जाएगा। जब ऑप्शन रहेगा तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, बिल्कुल इसके लिए परेशान मत, है ना? यहाँ पे देखिए, तो ये पहला वाला हो गया ना। दूसरा वाला में क्या था? अब दूसरा वाला जो था इसमें हम लोकसभा के सीट का बंटवारा किए थे, लोकसभा सीट का बंटवारा, ईयर तो हो गया ना आपका, ये 12 आएंगे तो इधर भी कर लेंगे हम, लोकसभा सीट का बंटवारा, सीट का। 5 में क्या था? 5 में क्या था कि राष्ट्रपति जो है, जैसे किसी भी राज्य का सीमा चेंज होगा, नाम चेंज होगा या फिर क्षेत्र में कोई भी बदलाव किया जाएगा, तो इससे रिलेटेड था ये, है ना? तो राष्ट्रपति एक सीमा निर्धारित कर देगा कि आप इतने राज्य जो है उस निर्धारित सीमा के अंदर ही अपना राय जो है देगा। तो ये भी हो गया आपका 5। ये 7वें में क्या था? 7वें में था कि भाई हम साथ रहेंगे, एक जैसे भाषा, मतलब एक टाइप के भाषा वाले को नहीं। 7 में क्या था? 7 7 7 7 7 7 कर देते हम लोग, 7 8 56। ये जो ए बी सी डी कैटेगरी था हमारे राज्य का, ए बी सी डी जो राज्य का कैटेगरी था, इसको हटा के हमने क्या कर दिया? बस स्टेट हो गया और प्लस यूटी में बांट दिया था, है ना? और फिर जब स्टेट बनाएंगे, यूटी बनाएंगे, तो फिर हमने याद किया था कि भाई जब क्षेत्र में हेर फेर करेंगे आप, तो क्षेत्र से जनसंख्या प्रभावित होती है और जनसंख्या से सीट प्रभावित होता है, हमारा जो लोकसभा राज्यसभा सीट होता है, तो सीट प्रभावित होता है। तो इस तरीके से सीटों का भी पुनर्गठन किया गया था, केंद्र और राज्य के, और विधान पालिका के सीट का भी पुनर्व्यवस्थित किया गया था इसके अंदर। तो ये भी आपको 7 वाला 7 याद आ जाएगा, 7 7 याद आ जाएगा। अच्छा, और हम भाषाई आधार पे किया गया था इसका, पहला जो किया गया था तो भाषाई आधार पे, तो 7 7 भाई एक जैसे भाषा वाले को एक साथ कर,
एक साथ भाषा आधार पे किया। तो एक जैसे भाषा वाले को एक साथ रख दिया हमने, तो एक साथ आपको याद हो जाएगा। 9 में क्या किया था हमने? 9, 60 दादर नगर हवेली नहीं 9 वाला तो नहीं बताई थी, है ना? तो 9 वाले में क्या है? पहली अनुसूची में से वो किया गया था। और आप किस देश के साथ नहीं रहना चाहेंगे? इसमें क्या किया था हमने कि नो, नो यानी कि नो, नहीं रहना चाहिए किसके साथ भाई? हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी भी मतलब एक साथ नहीं रह सकते। हिंदुस्तान, पाकिस्तान। तो हमने क्या किया था? जो 1958 की एक संधि हुई थी उसके माध्यम से जो क्षेत्र हमारा था हम रखे और जो पाकिस्तान का था उसको पाकिस्तान को दे दिया हमने। लगभग 8-9 गांव थे जिसमें कि बंटवारा किया गया, कुछ पाकिस्तान के हिस्से गया, कुछ हमारा हिस्से गया, जिसमें कि खुलना और बेरूबारी आदि का क्षेत्र शामिल है ना। 10 वाला हमने बता दिया आपको। तो 10 के बाद अब 12 बताइए क्या होगा? 12 में जो संशोधन हुआ था ब से 12 ब से 62, ब से 12 ब से 62 याद आ रहा है आपको? 13 वाला भी इसी में हुआ था, 1962 में ही हुआ था। तो 12-13 भी आपका 62 में हुआ था। 62 में क्या हुआ था? सॉरी 12 में क्या हुआ था कि 12 जब आप गोवा कब जाएंगे? गोवा, गोवा जाने के लिए आपका मन बड़ा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तब मन बड़ा होगा। या फिर गोवा को हमने यहाँ पे किया था गोवा, गोवा यानी कि गौ, ऐसे कर ले। अब ये सब इरेज कर देते हूँ। जिसका मन बड़ा हो वही तो गौ दान करेगा, जिसका मन दिल बड़ा हो वही तो गौ दान करेगा। गौ दान करने के लिए भाई 10-12 हजार का गौ आएगा, तो गौ दान करने के लिए क्या होगा? गौ दान करने के लिए मन बड़ा होना चाहिए, यानी कि दमन प्लस दी। इसको क्या बनाया गया था? यूटी बनाया गया, यूटी यूनियन टेरिटरीज के रूप में गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया था। तो ब से 12 ब से बड़ा, तो गाय दान करने के लिए क्या होना चाहिए? दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा आपको याद है क्या? ब से 12। 13 में क्या था बताइए? 13 में त्रिशूल वाला याद आ रहा है? इसमें भी यूटी बनाया थे हमने। तो यूटी कैसे बनाया था? किसको किसको? त्रिशूल में आपको याद आ रहा होगा कि नागालैंड, नागालैंड। अब नाग दिख रहा है, यहाँ पे गला दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 को ऐसे कर लिए, नाग और गला, किसके गले में नाग रहता है? तो त्रिशूलधारी यानी कि शिव जी के। तो ये देखिए त्रिशूल बना लिया हमने, 3 को ऐसे कर लिया, 1 को ऐसे कर लिया, तो त्रिशूलधारी बन गया, तो नागालैंड हो गया। नागालैंड को हमने यूटी बनाया था, मतलब यूटी नहीं, एक राज्य के रूप विशेष दर्जा देके एक राज्य के रूप में इसको शामिल किया। अच्छा, तो ये 13 भी हो गया। आप 14 तो हम नहीं देखे थे, 15 अच्छा 14 भी देखे थे भाई। 14 में क्या था? चौधरी बनाए थे हमने, पुद्दुचेरी को शामिल किया था। तो ये जो लगातार आप 12, 13, 14 देखेंगे, इसके माध्यम से हमने अलग अलग राज्यों को शामिल किया गया किए थे। जो यूटी वगैरह है उसको हम अपने देश में शामिल किए थे यूटी बना के। वो भी हम देख लेते हैं। 14, 15 और 18 देखा है। 18 साल में बताइए जॉब, 18 साल जॉब, हरियाणा जॉब यानी कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया आपका, यही तो है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और एक चंडीगढ़। तो 14 था ना? 14, 14 वाला कब हुआ था? 15 कब हुआ था? और 15, 16, 16 भी था ना? 16 में हमने सुलह कर लिया, एकता अखंड, अपने देश की एकता अखंडता के लिए हमने सुलह कर लिया था। तो 14 में क्या था भाई? पुदुचेरी, पुदुचेरी। और यहाँ पे 14 से हम लिए थे, 14, 14 से, ठीक है। और वर्ष बता दीजिए क्या था? 1963 में, 1963। इससे जस्ट पहले वाला आपको 13, 12 याद होगा ना? 12, 13, 62 में हुआ था। तो ये कब होगा? 63 में होगा। 15 वाला क्या था हमने? 15 चौके 60, क्या कहते हैं? 15 चौके 60 यानी कि 60 से 62 एज कर दिया गया था। किसका? हाई कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रिटायरमेंट का एज 60 से 62 कर दिया था, तो 15 से 64 हो गया, ठीक है। और जो रिटायर जज है उनको किसी भी कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में अगर जरूरत है तो उनको अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, ये भी हमने देखा। सुलह में बताइए, सुलह हम किस बात के लिए करेंगे? तो सुलह ये 63 में हुआ था। ये कब हुआ था? ये भी आपका 1963 में। और 63 में आपका ये भी हुआ था 1963 में। ये 12, 13 देखिए कितना इजी हो गया ना। 12 और 13 जो है 62 में हुआ। ब से 12, ब से 12, ब से 62, ये भी 62 में हुआ था, 62 में। 63 में देखिए कौन सा? 14, 15, 16 जो है आपका 63 में हुआ। अच्छा, तो हम किसका देख रहे थे? 16। 16 में 16 क्या चीज के लिए भाई? अपने देश की अखंडता, एकता, अखंडता, एकता के लिए हम सुलह करने के लिए बिल्कुल राजी हैं। किसी भी शर्त के लिए, किसी भी शर्त को मानने के लिए राजी हैं, ठीक है। तो ये आपका इससे ऐसे हमने याद किया था।
मतलब मौलिक अधिकार पे इसमें भी था कि कुछ मौलिक अधिकारों पे सीमित प्रतिबंध लगाया गया था ताकि एकता अखंडता बनी रहे, और इसी के साथ मैंने आपको आर्टिकल जो 1 था उसको भी रिलेट करवा के याद करवा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 18 वाला तो आपने देख ही लिया कि जॉब का मिनिमम एज क्या होता है, प्राइवेट हो या सरकारी, 18। अब आगे बढ़ते हैं। 19वां संशोधन 1966 में, देखिए 19 को कैसे बनाया था हमने, 6। 19 को हम 6 बनाना सीख रहे थे ना। 19 को हम 6 बना देंगे कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। 19 जो बन जाएगा हमारा, ऐसे हमने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, और ये बन गया। तो ये बन गया हमारा 19 9। ये जो है 19 जो है ये तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये बन गया हमारा 6। तो 2 6 बनाना है। 19वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। अब इसके माध्यम से चुनाव से जुड़ी शिकायतें उच्च न्यायालय में ही सुनी जाएगी, ना कि कोई भी संसद या फिर कोई अन्य संस्था के द्वारा। पहले क्या होता था, कोई अन्य संस्था या फिर संसद भी सुन लेती थी, लेकिन अब जो है चुनाव से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे उसको हाई कोर्ट ही सुनेगा और सुलझाएगा। इससे चुनाव को लेकर न्याय मिलने की प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष होगी, स्पष्ट होगा, और चुनाव आयोग के कुछ अधिकार में भी इसमें बदलाव किया गया था ताकि चुनाव प्रक्रिया को साफ सुथरे ढंग से करवाई जा सके। तो 19 इसको हम रिलेट नहीं कर पाए थे कैसे होगा। पहले जब चुनाव में गड़बड़ी होता था तो कोई भी उम्मीदवार चुनाव को चुनौती देना चाहता था तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता था, मामला संसद देखेगी या फिर अदालत देखेगी, लेकिन अब कौन देखेगा, हाई कोर्ट ही देखेगा। तो इस तरीके से 19वां संविधान संशोधन, 19 कहने का मतलब है कि इससे 6 बनाना है। 66 1966 में हुआ था ये, और इसके माध्यम से ये देखा गया था कि जो भी चुनाव से संबंधित गड़बड़ी होगा उसका उस पर सुनवाई कौन करेगा, तो हाई कोर्ट। हो गया ये। 21 में क्या है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, 21 से। अब तक मुझे लग रहा है कि 19 को छोड़ के मैंने आपको सबके लिए ट्रिक बता दिया है ना। तो अब हम यहाँ पे 3 और याद कर रहे हैं। 3 कौन कौन सा, आपको पता है कि हमारे संविधान में शुरू में जो है हमारे संविधान में 14 भाषा था, अभी कितने हैं, 22 भाषा है। तो 14 से 22 3 अमेंडमेंट के साथ हुआ है। अब इस सारे अमेंडमेंट को हम याद करें। यहाँ पे 21वां है, 21, यहाँ पे दूसरा होगा 71, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 92। तो ये भी एक अमेंडमेंट है। तो एक अमेंडमेंट ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। 21 71 को जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1967 में, दिख रहा है आपको, है ना 67। ये कब हुआ था, 1992 में। ये कब हुआ था, 2000। अब देखिए ये 21 71 को जोड़ेंगे तो 92। तो ये तीनों अमेंडमेंट तो आपको याद रहेगा कि जो हमारे संविधान में भाषा को जोड़ा गया था 8वें शेड्यूल में, उसमें 3 बार अमेंडमेंट किया गया। 3 अमेंडमेंट के माध्यम से अलग अलग भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वो अमेंडमेंट कौन सा है, तो 21वां है, 71वां है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 92 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 21 हो गया 67 में, 71 जो है 71, और 21 को जोड़ें तो 92। तो यहाँ पे दिख रही है आपको, ईयर में 92 दिख रहा है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है 92 में। तो ये ईयर भी याद हो जाएगा, ये आपको अमेंडमेंट का नंबर भी याद हो जाएगा, मतलब 92 हो जाएगा। ये जोड़ के 92 बना है, और यहाँ पे ईयर भी आपको 92 दिख रहा है। तो ये जो 6 आपको डेट याद रखना है, ये नंबर याद रखना है। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 तो आपको ऐसे याद हो गया, बस एक ये याद कर लीजिएगा 67 में 21वां हुआ था, और आपका 2003 में। देखिए अब यहाँ पे हम देख लेते थोड़ा कि इसके माध्यम से कौन-कौन सा भाषा जोड़ा गया। यहाँ तो सिंधी दिख रहा है। देखिए, ऐसा होता है कि 18 साल से कम का उम्र है, तो हम मानते हैं कि भाई वयस्क नहीं हुआ है, तो इस पे जो भी केस बनता है किसी भी बच्चे पे, जब 18 साल से कम का है तो नाबालिग का केस बन जाएगा, और थोड़ा केस कमजोर हो जाता है, उनको सुधार गृह वगैरह में छोड़ के, और मतलब भेज के, और वो हो जाता है, थोड़ा सा इनका केस जो है हल्का बनता है। लेकिन जब आपको पता है हम एक 18 को 21 के साथ कैसे लिंक करेंगे, 18 जो वोट का वो अमेंडमेंट भी आप आगे पढ़ेंगे कि हमारा पहले जो था वोट देने का एज था 21, 21 से घटा के कर दिया गया 61वें अमेंडमेंट के साथ 18। अब 21 को 18 के साथ लिंक है ना, तभी हम ये याद कर पाएंगे।
तो 18 साल से ऊपर का आदमी या 18 साल का जो हो गया है उसको वयस्क माना जाएगा, उसको एकदम वयस्क मतलब वाला क्या कहते हैं सजा मिलता है। ठीक है? तो अब देखिए 18 को 21 से जोड़ते हैं तो 21वें अमेंडमेंट के साथ आदमी को सीधा हो जाना चाहिए। भाई बचपना जो है ना 18 साल से कम उम्र के हैं, 18 से कम के हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद समझदारी आना ज़रूरी है, सीधे हो जाएँ। जितने भी बदमाश हैं ना, बदमाशी छोड़ के सीधे हो जाएँ, सीधे हो जाएँ वरना आप पे वयस्कों वाला केस लगेगा। कोई भी मरम्मत नहीं होगा, कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि आप 18 पार कर चुके हैं। तो 18 के साथ 21 को लिंक करेंगे तो ये सीधा वाला आपको याद आ जाएगा कि भाई 21 के हो गए हैं आप, सीधे हो जाइए वरना अगर कोई गलती हुई और केस बना तो फिर इसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगा आपको, कोई भी मरम्मत नहीं मिलेगा, कोई भी ढिलाई नहीं होगा। ऐसे करके आप तो सिंधी भाषा को 21वें संशोधन के माध्यम से 67 में जोड़ा गया था के साथ। सीधे हो जाएंगे वरना आप सताए जाएंगे। 67 सताए जाएंगे। ठीक है? तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में, 14 भाषा था 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। आपको ये तो याद हो गया। 71 में कौन सा जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसके माध्यम से 3 भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। मणिपुरी इसको हम शॉर्ट में ट्रिक से याद करते हैं नमक। सीधे सिंधी यानी कि सीधे हो जाओ वरना अब आपको 21 से हो गए हो सजा मिलेगा और सताए जाओगे। और दूसरे में क्या हो गया 71वां जो था उसमें क्या हो गया नमक, नमक जुड़ा और इसको हम याद करते हैं इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था। इसको कहते हैं बोर्ड मास, हिंदी में लिखिएगा बोर्ड मास। बोर्ड मास इंग्लिश में नहीं लिखिए, बोर्ड मास लिख दीजिए हिंदी में। ब से हो गया बोडो, बोडो, मैथिली, मैथिली होता है म से, से संथाली, झारखंड की भाषा है संथाली, और से डोगरी। वो बिल्कुल याद आ जाएगा। तो ये 4 भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ। तो ये 3 संविधान संशोधन को याद रखना है, याद हो जाएगा। तो सीधे हो जाए वरना 21 के हो गए हैं तो सजा जो है बड़े वाला मिलेगा, छोटा वाला आपको नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जो अमेंडमेंट है आपका 22वां संविधान संशोधन है जो 69 में हुआ था। इसमें असम राज्य से निकाल के कुछ हिस्से को एक राज्य मेघालय बनाया गया। अब देखिए असम किस राज्य से तोड़ के बनाया गया ये भी आप याद कर सकते हैं। ये हो गया आपका आसमान, आसमान में होता है बादल, आसमान में ही तो आपका बादल छाया होगा। आसमान में हो गया आपका आसमान, हो गया आसमान में हो गया आपको मेघ, मेघ कर लीजिए मेघ यानी कि बादल, बादल हो गया। और बादल से क्या होता है? बादल से होगा बारिश, बारिश, बारिश यानी कि 22, 22 बारिश, 22 बारिश। तो आसमान में होगा मेघ, मेघ से होगा बारिश, बारिश हो गया, बारिश यानी कि 22। तो बताइए मेघालय को राज्य कैसे बनाया गया था, किस अमेंडमेंट के साथ? तो 22वें अमेंडमेंट के साथ। जब कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे या एक दो बार इसको देख लेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो 22वां संशोधन भी याद हो जाएगा। और ईयर कैसे याद रखेंगे? आपको श्रद्धा कपूर वाला वो गाना याद है कि नाचू आज छम छम छम, ये क्या कह रही थी भाई? छम छम कह रही थी। देखिए छम छम, वो उसके टाइगर श्रॉफ के साथ एक गाना आया था, बड़ा सुंदर गाना था। छम 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 वो कर रही थी कि भाई कैसे नाच रही थी बारिश में, छम छम छम। तो छम छम कर रही थी ना, आपको कर लेना है छन छन। भाई हमारे हिसाब से छम छम नहीं करो श्रद्धा, छन छन करो क्योंकि 6 से 6 9 से 9 निकालना है हमें। तो छन छन। तो आसमान में बारिश होगा, आसमान में बादल होगा, मेघ होगा, मेघ से बारिश होगी, 22 बारिश यानी कि 22 बारिश होगी। तो कैसे नाचोगे आप? छम छम नहीं नाचना है आपको, छन छन नाचना है। आपका जो पायल होगा वो छन छन बजेगा। तो 6 से 6 9 से 9 निकल गया, तो 69 निकल गया। 22वां संविधान संशोधन मेघालय को जोड़ एक राज्य बनाया गया था असम से काट के, असम से निकाल के। और कब? 1969 में। छन छन छन। अगला आपका अमेंडमेंट है 26वां, 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसके माध्यम से भूतपूर्व देशी राज्य के शासकों की विशेष उपाधियां, जो राज्य के शासक होते थे उनकी विशेष उपाधियों को प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। आपको ऐसे याद रखना है कि 26 यानी कि छवि, छवि, छवि। ये जो उपाधियां वगैरह छीनते थे, छवि, तो हम इससे कर लेंगे, अंग्रेजों से रिलेट कर लेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। वो जो हमारे हमारे राजाओं के उपाधियां छीनते थे
पेंशन बंद कर दिया करते थे, तो उससे क्या होता था हमारे राजा जो होते थे, राज्य हमारे देश के जो राजा थे, उनकी छवि खराब होती थी ना, तो उपाधियाँ छीनते थे, पेंशन बंद कर देते थे, तो इससे छवि खराब होती थी। छवि खराब होती थी, तो 6 से छवि यानी कि 26 छवि 26 हो गया। अच्छा। अब इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि एक साथ मिलके 1857 का क्रांति कर दिया था, जिसमें कि झांसी की रानी थी, है ना? झांसी की रानी थी, वो हमारे क्या वीर कुँवर सिंह थे। तो इन लोगों को ऐसे ही तो परेशान किया था, किसी की उपाधि छीन ली, किसी की पेंशन बंद कर दिया, किसी की ज़मींदारी छीन गई। उन लोगों ने एक साथ आया और एक साथ आके उन्होंने कि रुको तुमको मतलब ठिकाने लगाते हैं, एकदम दौड़ाना मतलब एक साथ इसको भगाना शुरू कर दिया अंग्रेजों को। तो याद रखिएगा 26वां संविधान संशोधन जो 71 में हुआ था, इसके माध्यम से जो राज्य के शासक थे, इनके उपाधियां और प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया। याद हो गया? 27वां संविधान संशोधन भी 71 में हुआ था और इसके माध्यम से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। अब देखिए, जो रम पीता है, जैसे मैं आपको हमेशा अरुणाचल प्रदेश को याद करवाती हूँ कि अरुण जो है माँ का लाडला है, अरुण माँ का लाडला बिगड़ गया। अब माँ का लाडला बिगड़ गया तो क्या करेगा भाई, खाएगा पिएगा, दारू वारू तो पिएगा ही, जो रम पिएगा। अब माँ का लाडला बिगड़ गया तो रम पिएगा। अब ये जो भी इंसान रम पीता है, वो क्या करता है, दूसरे को सताता है ना, सताएगा, ये अपनी मम्मी को सताता है, सताई, सताई, ये क्या करेगा, अपनी मम्मी को सताएगा। तो ये बच्चा क्या करेगा, रम पिएगा। अरुण जो है माँ का लाडला बिगड़ गया है, रम पीता है, रम पी के अपनी मम्मी को सताई, और क्या करी, है ना, भोजपुरी में और क्या करी, अपनी मम्मी को सताई, तो सताएगा। इसका भी, ये भी अमेंडमेंट कब होता है, 71 में। जो रम पीता है अपनी मम्मी अपने घर वालों को सताता है, तो क्या करेंगे, घर वाले एक साथ मिलेंगे और एक दिन इनकी कुटाई कर देंगे, सारा इनका दारू वारू का नशा उतर जाएगा। हो गया। अरुण रम पिएगा, रम पी के घर वालों को सताएगा, मम्मी को सताएगा, पापा को सताएगा, अपने भाई बहन को, सब मिलके एक दिन इनकी कुटाई कर देंगे, मतलब एक साथ मिलकर कुटाई कर देंगे। और यहाँ भी जब उपाधियां छीनी जाएंगी, पृथ्वी पर्स छीना जाएगा देशी राज्यों के शासकों का, तो वो क्या करेंगे, उनकी छवि खराब होगी, फिर वो भी एक साथ मिलकर कुटाई कर, हो गया। अगला है 31वां संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से 545 कर दी गई बढ़ा के, और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर। अगला है 34वां संविधान संशोधन, ये 31वां था। 34वां संविधान संशोधन जो 74 में हुआ था, तो 34 74 4 3, देखिए नंबर के साथ थोड़ा खेलेंगे ना, जैसे हमने नागालैंड का कैसे किया था, नागालैंड का कैसे किया था हमने, नाग और लैंड, नाग और गाल, तो गले में यहाँ पे लैंड में आपको दिख रहा है ना, देखिए अच्छा लिखती हूँ, दिखेगा आपको, देखिए ये नाग हो गया और यहाँ पे गले दिख रहा है आपको, गले, तो नाग गले में लगा के कौन रहता था, त्रिशूलधारी, यानी कि त्रिशूलधारी मतलब ये त्रिशूल बना दिया हमने, और त्रिशूल तो यही हुआ ना, 31। इसी तरीके से इसके साथ भी खेलना है आपको, और 7 8 56 भी याद रखना, 7 8 56 याद करना है, मैं मतलब कि जो 7वां अमेंडमेंट हुआ था 1956 में हुआ, इसी तरीके से मैंने आपको याद करवाया था 15वां में क्या था, 1500 15 चौके 60, तो 60 62 किया गया था, किसका, उम्र किया गया था, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनका। इसी तरीके से नंबर के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करके हम इसको रिलेट करेंगे। ये जो 34 है ना, 3 + 4 कर लिए, 3 + 4 कर लिए तो क्या बन गया, 7 बन गया कि नहीं आपका, 7 बन गया, और ये एक 4 को यहीं पे रख देंगे, 3 4 को एक बार जोड़ लिया हमने तो 7 बन गया, ये समझ लीजिए रीजनिंग है, रीजनिंग वाला माइंड तो आप रखती ही हैं, तो 3 4 जोड़ लिया आपने तो 7 बन गया, और यहाँ पे 4 रख दिया, बन गया ना। तो 34वां संविधान संशोधन 74 में हुआ था, इसके माध्यम से भूमि सुधार कानून को न्यायालय की समीक्षा से बचाना था, मतलब इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो भूमि सुधार कानून था उसको न्यायालय से बचाना था, ताकि किसानों को जमीन दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म करने से बचाया जा सके। जैसे था क्या कि पहले जो जमींदार होते थे उनके पास, मतलब जमींदार होते थे उनके पास सैकड़ों करोड़ों, मतलब सैकड़ों एकड़ जमीन हुआ करती थी, और एक गरीब है उसके पास एक भी एकड़ नहीं है, एक कट्ठा बिग्घा में नहीं है, एक मतलब घर बनाने भर भी नहीं है, ऐसे करके। और किसी के पास है तो 100 एकड़ जमीन है, 150 एकड़ जमीन है, जमींदार होते थे ऐसे ऐसे। उनकी जो जमींदार होते थे उनकी जमीनों को सरकार ले लेती थी और गरीबों में बांटती थी। इसको खत्म करने के लिए, इससे बचाने के लिए, मतलब जमींदारों की प्रथा, जमींदारी प्रथा जो थी, इसको खत्म होने से बचाने और गरीबों को जमीन दिलाने से बचाने के लिए 34वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था, जिसको कि भूमि सुधार कानून को न्यायालय की समीक्षा से बचाना माना जाता है ना। देखिए
34वां संशोधन 1974 में सरकार 20 भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाल दिया जाता, जो भी सब्जेक्ट डाल दिया जाता था, कहा जाता है कि उसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। बात ये है कि अब प्रावधान इसमें ऐसा है कि 9वीं अनुसूची में कोई भी ऐसा कानून है, कोई भी ऐसा विषय है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है, उससे मौलिक अधिकार का क्षति होता है, हनन होता है, तो फिर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो ये भी याद रखना है। तो 34वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने 20 भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया, ताकि गरीबों को जमीन देने वाले कानून को अदालत में चुनौती देकर रोका न जा सके। हो गया। 35वां संविधान संशोधन, ये भी 1974 में। अब 34 जब याद रहेगा तो 35 एक साथ थोड़ा है, लगातार नंबर है, आप रिलेट कर लेंगे थोड़ा, जैसे 12-13 को किया हमने, 14-15-16 एक साथ हुआ 63 में। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन ये 1974 में हुआ। इसके अंतर्गत या इसके माध्यम से सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त करके उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश करा दिया। अब सिक्किम, और यहाँ पे है 35। यहाँ पे देखिए, इसको छोड़ के आप ये याद कर लीजिए, जब आपसे सिक्किम को 22वां राज्य पूछेगा तो इससे जस्ट पहले, मतलब इसके जस्ट पिछले साल जो है, इसको संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके संबद्ध राज्य में शामिल करके भारत में प्रवेश दिलाया। और अगले साल क्या हुआ, अगले में अमेंडमेंट जो 75 में हुआ, तो 22वां राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया था भारत में। 35 याद करने के बजाय 36 याद कर लीजिए, और नंबर और अमेंडमेंट दोनों में एक घटा दीजिएगा तो पिछले में पहुंच जाएंगे आप। देखिए, सिक्किम को कर लेते हैं, सिक्का। सिक्का दिख रहा है आपको? सिक्का हमारे यहाँ देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिक्के का बर्बादी होता है, सिक्के का क्षति होता है, क्योंकि आप जाएंगे पूजा करने तो गंगा जी में भी सिक्का फेंक दिया, तो अब वो सिक्का तो बेकार हो जाएगा, क्षति हो गया ना, 36 यानी कि क्षति, क्षति हो गया। तो यहाँ पे क्षति पहुंच गया, सिक्के को किसी को देखेंगे आप पानी में पैसा नोट नहीं डालता है, 10-20 का नोट नहीं डालेगा, 10 का सिक्का डाल देगा, 5 का सिक्का डाल देगा, तो सिक्के को क्षति पहुंचता है कि नहीं, वो सिक्का किसी काम का नहीं रह गया। तो कहीं भी पूजा पाठ में देखेंगे चढ़ाया जाता है, तो वैसे भी फूल पत्ती के साथ वो कितने सिक्के तो बेकार हो जाते होंगे, इधर उधर चले जाते होंगे, फेंका जाते होंगे, है ना उसमें। तो सिक्के को क्षति पहुंचता है कि नहीं, बिल्कुल पहुंचता है। और देखिए 75, ये अमेंडमेंट कब हुआ था, 1975 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस राज्य, ये पूछता है, कई बार पूछा हुआ सवाल है कि सिक्किम कौन सा राज्य, या फिर भारत में 22वां राज्य के रूप में किससे शामिल किया गया, तो सिक्किम को। जैसे आपको सिक्किम से 2 आर्टिकल या 2 अमेंडमेंट याद करना है ना, 35-36, तो 2-2 से आप थोड़ा सा एक हिंट मिल जाएगा कि इससे आप 2 आर्टिकल याद कर ले, तो 2-2 हो गया, 22वें राज्य के रूप में ये शामिल हुआ था। ठीक है, 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद को न्यायिक परीक्षण जज के द्वारा मुक्त कर दे, मतलब जज के माध्यम से नहीं किया जाएगा, ये इसमें प्रावधान किया गया था। हालांकि इसको गलत माना गया, मतलब जो न्यायालय है उसकी स्वतंत्रता को इससे ठेस पहुंचा और इस वजह से इसको नकार दिया गया। तो 39वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आप देख लीजिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा तो आपको याद। देखिए ये कब किया गया था, इसे इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद लाया गया था, जिसमें उनके चुनाव को अमान्य करार दिया गया था। सरकार इस संशोधन के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाह रही थी कि सिर्फ कुछ पद हैं, मतलब ऊपर के कुछ ऐसे पद हैं जिनके बारे में, मतलब जो बड़े नेता हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गए, इनके चुनाव को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ये बाहर है। तो बिल्कुल ये जो हमारे भारत का ये न्यायालय है या फिर न्याय व्यवस्था है, इसके तो स्वतंत्रता को ठेस पहुंचेगा ही। इस वजह से ये जो है आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, इस छोड़ भी सकते। अगला है 71वां संविधान संशोधन, जो 76 में हुआ था। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की, मतलब रिटायर होने की जो एज है ना, 60 से बढ़ा के 62 कर दिया गया, बताइए। और एक 60 से आपने 62 बढ़ा था, 15 चौके 60, 15 चौके 60। 15वें अमेंडमेंट के माध्यम से हम हाई कोर्ट के जो जज होते थे उनका 60 से 62 किया था। यहाँ पे जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी हो गया, इसके जो सदस्य होंगे इनके रिटायरमेंट का एज भी 60 से 62 कर दिया गया। पर संघ लोक सेवा आयोग का याद रखना होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, ऐसे पूछ लेता है सीधे कि रिटायरमेंट का एज बताइए राज्य लोक सेवा आयोग का या फिर लोक सेवा, जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका 65 वर्ष, और ये क्या है 62 का।
है ना, ये 65 होता है, यूपीएससी वाले जो है 65 में। 42वां संविधान संशोधन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होगा, लेकिन इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि हम ईयर में 42वां और 44वां दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 42वां में कुछ ऐसे मतलब बढ़ चढ़ के इतना इसमें अमेंडमेंट किया गया कि इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट, जब कहते हैं ना कि जब थोक में काम करेंगे तो गड़बड़ होगा ही, है ना, थोड़ा सा काम बिगड़ेगा ही। इसमें इतने अमेंडमेंट किए गए कि बाद में 44वें में बहुत सारे को सुधारा गया, तो वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे, मतलब देखेंगे हम। अब इसमें क्या होता है कि 42-44 दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके ईयर में हमें डाउट होता है। देखिए ईयर कैसे याद रखेंगे, ये जो है 1978 में हुआ। तो ये देखिए 4+4 क्या बन गया, 8 बन गया। 4+4 मिलके 8 बन गया आपका। अब आप ईयर में गड़बड़ नहीं करेंगे। ये 42 है ना, यहाँ पे 76 बनाना है आपको, 6 बनाना है। तो 4+2 बराबर क्या बन गया, 6। तो अब ईयर गड़बड़ नहीं कर, हो गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, याद रखना है आपको, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ये बहुत पूछा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वां। अच्छा, नया भाग 4A के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि जो मंत्रिमंडल सलाह देगा उसी के अनुसार आपको कार्य करना है, तो राष्ट्रपति को इसके माध्यम से बाध्य कर। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दी। राज्य के राज्य नीति, मतलब राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, मतलब राज्य के नीति निर्देश में 3 अतिरिक्त निर्देशक सिद्धांत जोड़े। मतलब यहाँ देखिए कर्तव्य में भी जोड़ा गया, प्रस्तावना में भी चेंज किया गया, यहाँ पे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें भी कुछ जोड़ा गया। अच्छा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ा के, जो आज 5 साल है, 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया। अब यही जो है अगला जो 44वां संविधान संशोधन होगा, तो इसको वापस से 6 साल से घटा के 5 साल, ठीक है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना में सहायता की गई और संविधान में भाग 14A को शामिल किया गया। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत ये तो हो गया है। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत को ये देखिए एसएससी में पूछा हुआ सवाल है कि इसमें पूछता है कि सबसे ज्यादा सर्वोपरि कौन है, मौलिक अधिकार है या फिर फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल राइट है या फिर ये डीपीएसपी है। तो सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई, है ना। यहाँ पे न्यायिक परीक्षण से संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त, ये तो हो गया है। विधानसभा लोकसभा के सीट की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, जो 5-6 हम देखें उसको याद रखिएगा। इसको लघु संविधान, इतने अमेंडमेंट हुए कि लघु संविधान इसको कहा गया। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ। इसमें लोकसभा राज्य विधानसभा के वास्तविक कार्यकाल को पुनः 5 साल कर दिया गया, मतलब जो बढ़ाया गया था 6 साल किया गया था, 5 से 6, उसको वापस से 5 साल कर दिया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार राष्ट्रपति लौटा सकता है, ऐसा नहीं कि जो बोल दिया वो कर दिया है। में था ना यहाँ पे, यहाँ था ना कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे एकदम राष्ट्रपति जो है ना पप्पू नहीं है कि जो बोलोगे वही कर दें। वो अपने बुद्धि के हिसाब से अगर उनको लगे तो पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। उसके बाद अगर ठीक वैसे ही बिना कोई चेंज किए आता है तो वो क्या करेंगे, साइन कर देंगे। लेकिन एक बार उनके पास ये होगा, भाई बुद्धिजीवी होंगे ना वो, तो अपने विचार से, बुद्धि से वो चाहें तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। परंतु पुनर्विचार सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दें। वही एक बार भेजा कि देखो इसमें ये चेंज करना चाहिए, लेकिन नहीं किया तो वापस से वो कर दें। हो गया, थोड़ा इज्जत रखा गया भाई राष्ट्रपति। अध्यादेश को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक जो अशांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, आंतरिक अशांति, अब इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को रख दिया। कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की व्यवस्था की गई। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का जो अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया, इसको विधिक अधिकार बना दिया, मतलब कानूनी अधिकार के रूप में। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की व्यवस्था की गई। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट इसमें अमेंडमेंट हुए थे, ये इंटरेस्टिंग भी है, तो ये आपको याद भी रहे। 52 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 52 को कैसे याद रखेंगे, 52
पहले तो ये 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल, ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि दल बदल का प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो 52वां किस अनुसूची में है? तो इसका प्रावधान है 10वां अनुसूची में। अनुसूची में कैसे याद रखेंगे? 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 दिख रहा है आपको? 5 दूनी तो 10वीं अनुसूची में ये है विषय, क्योंकि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, वो सारे भाग में सॉरी अनुसूची में 12 अनुसूची के अंदर ये सारे शामिल हैं। 12 अनुसूची में बटे हुए हैं। तो 52वां संविधान संशोधन जिसमें दल बदल का प्रावधान है, ये आपका 10वीं अनुसूची के अंदर आता है। इसमें क्या किया गया था कि कोई भी नेता अगर जीत दल बदल का मतलब है कि ऐसा होता है ना कि कोई भी किसी एक पार्टी से जीता और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला गया कोई नेता, है ना? इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए ये दल बदल कानून लाया गया था। दल बदल से संबंधित ये अमेंडमेंट किया गया। अब कोई भी नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ना चला जाए, इससे क्या होगा? लोकतंत्र और सरकार जो होती है कमजोर होती है। इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए ये दल बदल संबंधी ये संशोधन किया। लेकिन इसमें शर्त था कि कोई एक नेता नहीं जा सकता, लेकिन किसी एक पार्टी का 1/3 लोग मिलके चाहें तो जा सकते हैं, या फिर एक पार्टी बना सकते हैं, नया दल बना सकते हैं, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको स्प्लिट कहा जाएगा, विभाजन कहा। बाद में इसको भी सुधारा गया, 1/3 के बजाय 2/3 कर दिया। हाँ, तो आगे के अमेंडमेंट में आप ये भी पढ़ेंगे। अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है या किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, उसे अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया, है ना? दल बदल कानून के तहत। लेकिन अगर किसी पार्टी के कम से कम 1/3 सदस्य मिलकर एक नया दल बनाते हैं या फिर किसी और दल में चले जाते हैं, तो उसको दल बदल ना मान के उसको स्प्लिट माना जाएगा, उसको विभाजन माना जाएगा। संविधान में क्या-क्या चेंज किया गया? तो एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, है ना? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके अंदर ये प्रावधान को जोड़ा गया, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा गया। इससे ये तय हुआ कि किस स्थिति में कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जा सकता है और किस स्थिति में नहीं ठहराया जा सकता। निर्णय कौन लेता है कि कोई भी व्यक्ति दल बदल का क्या कहते हैं? दल बदल का के लिए अयोग्य माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो इसका निर्धारण आपको पता है कि विधानसभा अगर राज्य में है, तो विधानसभा के अध्यक्ष, और लोकसभा में है, केंद्र में बात हो रही है, तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करते हैं कि मतलब अयोग्यता जो है दल बदल कानून के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे या फिर राज्य में के विधानसभा के स्पीकर करते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों याद रखना। 5 दूनी 10 शेड्यूल भी पूछा जाता है कि कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया, क्योंकि हर अमेंडमेंट के साथ कुछ अनुच्छेद में, कुछ भाग में, कुछ क्या कहते हैं, अनुसूची में चेंज आएगा। 53वां संविधान संशोधन जो 1986 में हुआ था, इसके माध्यम से अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा। फिर है आपका 55वां संविधान संशोधन जो 1986 में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश को अब राज्य बना दिया। हम कैसे याद किए थे? अरुणाचल और मिजोरम क्या कर रहा था भाई? ये अरुणाचल और मिजोरम मिलके क्या कर रहे थे? अरुणाचल शॉर्ट में लिख रही हूँ, और मिजो ये क्या करते? सता रहे थे दूसरे, है ना? सता रहे थे ना दूसरे को। ऐसे आपको याद रखना है कि अरुणाचल और मिजोरम क्या कर रहे थे? सता रहे थे, यानी कि 27वां जो पी लेता है, जो रम पी लेता है, क्या करेगा? माँ का लाडला बिगड़ गया था, रम पीता था और दूसरे को सताता था। तो ये आपको याद रहेगा। 1971 में एक साथ मिलके घर वाले इसकी कुटाई कर देते। ये लोग घर में, घर वाले मतलब मम्मी पापा भाई बहन सबको पीटता था, मारपीट करता था। एक साथ मिल के ये लोग क्या किया? कूट दिए इन लोग को। और आपको 71 वाला वो भी याद है, प्रीवी पर्स वाला, है ना? उपाधियां ली गई, छीनी गई। ये भी क्या था? 26वां संविधान संशोधन था। तो इसमें छवि खराब हुई ना शासकों की। ये भी एक साथ मिलके कूट दिए थे, और ये अरुण को भी इसके घर वाले एक साथ मिलके कूट कूट दिए थे, क्योंकि ये घर वाले को सताता था। सताई सताई घर के भाई, दारू पी के कोई क्या करेगा? सताई घर वाले का सताई, और क्या करी? 1971 का बात है ये। और इस तरीके से आपको ये दोनों है अगर हो गया। इस अमेंडमेंट के माध्यम से इसको यूटी बनाया गया था। अब यहाँ पे देखिए यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटोरीज। और यहाँ पे देखिए अब इसका बचपना खत्म। मैं आपको बताई थी कि यूटी कब बनाते थे? जब किसी नया राज्य को बनाते थे, दूसरे दूसरे किसी राज्य का या क्षेत्र से होता था, किसी
दूसरे देश का उस पे अधिकार हुआ या किसी क्षेत्र का अधिकार हुआ, जब हम अपने देश में शामिल करते थे तो उसको यूटी बना देते, मतलब एक तरह से उसको बहुत स्वायत्तता दी जाती थी, ऐसे करके। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब ये जब बच्चा होता था, मतलब अरुण जो था ना बच्चा था, तो ये यूटी था, अब ये दिमाग से प्रौढ़ हो गया, अब ये बिल्कुल भारतीय हो गया। क्या करेंगे, इसका 55-55 गया, 55-55 गया तो हम क्या करेंगे, 55-55 इसकी जाते, नहीं स्वायत्तता गलत बोला है मैंने, स्वायत्तता उनकी कम होती थी, है ना। अब जैसे बचपन में जो छोटा है, कम उम्र का बच्चा है और उसको ज्यादा स्वतंत्रता दे दीजिएगा तो क्या करेगा, उत्पात मचा देगा। तो जब दूसरे राज्य का वो करते थे, दूसरे मतलब ऐसे किसी क्षेत्र को हम अपने राज्य में मिलाते थे जिसपे किसी दूसरे देश का अधिकार होता था, तो उसपे हम पहले ज्यादा कंट्रोल रखते थे। यूटी जो है उस पे डायरेक्ट, लगभग डायरेक्ट कंट्रोल, जो ज्यादा स्वायत्तता होती है स्टेट, गलत बोल दिया था मैंने, है ना। 55-55 इनका बचपन गया, इनका 55-55 गया, अब ये प्रौढ़ हो गया, दिमाग से बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो इसको स्टेट बना दे, राज्य बना दी। 55-55 याद है अब, 55-55, है ना। अब ये इनको स्वायत्तता दे दी जाएगी कि भाई तुम बड़े हो गए, आजादी से जो मन सो कर। तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, इनका 55-55 खत्म हुआ तो इनको आजाद कर दिया गया, भाई चलो अब थोड़े स्वतंत्रता आपको ज्यादा दी जाए। जैसे 1986 में ये संशोधन हुआ था। 56वां संविधान संशोधन 1987, 1987 में 56वां संविधान संशोधन हुआ और गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। आपको पता है कि हमने बड़ा से याद किया था कि भाई गौ दान करने के लिए, गौ दान करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मन दिल बड़ा होना चाहिए, तभी आदमी गाय दान। ये कौन सा था, बड़ा यानी कि बड़ा, बड़ा यानी कि बड़ा, तो 12वां संविधान संशोधन, है ना। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 62 में, 62 में, 12-62। अब जो है ये भी प्रौढ़ हो गया भाई, गोवा जो है ना ये भी बड़ा हो गया, यानी कि 56 इंच का इसका भी सीना हो गया, तो इसको भी राज्य बना दिया गया कि भाई चलो अब तुम स्वतंत्र हो गए, अब तुमको ज्यादा स्वतंत्रता दी जा रही है केंद्र शासित प्रदेशों की तरह। लेकिन दमन और दीव को अभी भी देखिए यूटी बना के रखा गया है, इनको ज्यादा स्वतंत्रता है नहीं और इनको ज्यादा स्वतंत्रता नहीं। तो गोवा भी 56 इंच का सीना वाला हो गया, तो 56 इंच का सीना किसका हो गया, गोवा हो गया। तो गाय दान करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए ना, यानी कि बड़ा दिल होना चाहिए, तो बहुत बस हो गया, ये दोनों से रिलेट कर लिए थे तो याद हो गया। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसके माध्यम से मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। हमने जो सिंधी पढ़ा था, सिंधी, सिंधी भाषा को 1967 में 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा, 21वां। तो ऐसे हम याद किए थे ना कि सिंधी यानी कि सीधा, 21 साल के हुए ना भाई तो सीधे हो जाओ, है ना, 18 पार कर गए आप, 21 साल के हो गए, तो इसी से हमने रिलेट किया गया कि 21 साल के हो गए तो सीधे हो जाओ, वरना क्या होगा। या फिर देखिए, लड़कियों की शादी जो होती है, लड़कों की 21 और लड़कियों की 18 साल में। तो देखिए लड़के, अगर लड़का है ना तो सीधे हो जाओ, 21 साल में शादी हो जाएगी, फिर देखिए वाइफ आएगी और मारपीट के आपको सीधे कर देगी, तो ऐसे भी आप रिलेट कर लेंगे, तो सीधे हो जाओ, वरना 21 साल में दो दो खतरा है। एक तो वोट देने का अधिकार मिल गया, मतलब वयस्क की श्रेणी में आ गए, और एक समझ लीजिए कि आपकी शादी हो जाएगी, शादी की उम्र हो गई तो भाई पिटाई खा जाओगे, तो पत्नी से पिटाई खाओगे तो अच्छा रहेगा, इससे बढ़िया है सुधर जाओ सीधी सीधी के साथ। तो ये भी हमने रिलेट किया था, तो याद हो जाएगा। वोट देने का जो अधिकार है 21 से घटा के हमने 18 कर दिया था, 61वां संविधान संशोधन। तो ये बहुत बार पूछा हुआ, याद रखेगा, 21 61 21। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ, इसके माध्यम से 338 जो अनुच्छेद है इसमें संशोधन किया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, यानी कि एसटी और एससी आयोग का गठन किया गया 1990 में 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके माध्यम से किस आर्टिकल में चेंज हुआ, तो अनुच्छेद 338 में संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1991 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, और दिल्ली संघ क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी व्यवस्था किया गया, उपबंध। तो देखिए, अब दिल्ली जब राजधानी बन गया, अब बताइए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिल्ली, अब इसको छीन सकता है कोई, छीना झपटी कर सकता है, छीन, नौ नौ छी यानी कि छौ, छीना झपटी, जैसे कि अब इस पे कोई जल्दी अटैक नहीं कर सकता कोई, भाई जैसे होता ना कि दो राज्य,
जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि सीमा चेंज होता है, किसी एक अब दिल्ली का कुछ हिस्सा लेके दूसरा राज्य बन जाएगा, तो ये सब आसान नहीं है दिल्ली के लिए, ऐसे आपको याद रखना है कि अब दिल्ली को छीनना बड़े आसान, मतलब आसान नहीं है। दिल्ली को तोड़ के कोई चाहे कि कोई अलग राज्य बना ले तो बहुत आसान नहीं काम नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी हो, ऐसे कर ले। कि दिल्ली को छीनना मुश्किल हो गया, क्योंकि 91 में 1991 में हम 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको राष्ट्रीय राजधानी बनाई है, और इसी के साथ विधानसभा और मंत्रिपरिषद की भी यहाँ पे व्यवस्था कर दी। 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य जो थे, यूटी थे, इनमें विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इन दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, है ना? तो दिल्ली और पुडुचेरी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे है 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा, देखिए 71 पे आ गए ना, हम क्या याद किए थे? 21, 71 और इन दोनों को जोड़ के हम किए थे 22। तो ये हमारा संशोधन है। 21वां हुआ, इसमें सिंधी जोड़ा हमने, इसमें नमक जोड़ा हमने, और इसमें क्या जोड़ा था? बोर्ड मास। बोर्ड मास। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोड़ो, नाम ना से क्या था? नेपाली था, म से क्या था? मणिपुरी था, और आप बता दीजिए कि क से क्या था? कोंकणी था, है ना? चलिए, और ये सारे के हैं, क्या है? 8वीं अनुसूची में है, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यहाँ आपको पता है कि 21 में ये कब हुआ था? 1967 में, और ये दोनों, ये जो था यहाँ पे आ जाता है ईयर बन के, यहाँ पे आपको याद, सीधे बन जाओ वरना सीधे हो जाओ, वरना सताए जाओगे, क्योंकि 21 साल में भाई शादी हो जाएगी, फिर बीवी पिटाई करेंगे, ऐसे करके। 73वां संविधान संशोधन 1992-93, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। 73-74, 73-74 के माध्यम से भी क्या हुआ था कि 73वां जो संविधान संशोधन था, इसके जैसे हमने 10वीं पढ़ा, 10वां, है ना, अमेंडमेंट पढ़ा, तो सॉरी, क्या कहते हैं, जो दल बदल था, 57, 52, इसके माध्यम से ये शेड्यूल जोड़ा गया था, ये शेड्यूल जोड़ा गया ना। ऐसे ही जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसके माध्यम से 73वां में 11वां अनुसूची जोड़ा गया, 11वां अनुसूची जोड़ा गया, और जब 74वां होगा तो इसके माध्यम से 12वां जोड़ा, 12वां अनुसूची। 8वां आपको पता ही है कि भाषा हो, 8वां में आपको पता है कि 22 भाषा का प्रावधान है, इसमें 22 भाषा का व्यवस्था है। पहला मैंने आपको बताया गया है कि भाई भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं। दूसरा मैं आपको बताया था कि 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए, भाई 2 नंबर का पैसा कमाता है ना? कहते हैं ना, तो 2 नंबर का पैसा यानी कि पेंशन का इसमें प्रावधान है, और तीसरे में क्या है? 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए अधिकारियों को क्या करना पड़ता है? थर्ड क्लास का शपथ लेना पड़ता है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा याद हो गया, आपको 8वां याद हो गया, 9वां हम याद ही कर लिए, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ठीक है? 11 अनुसूची भी यहाँ पे आपका रिवाइज। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 याद रखिएगा, और ये 93-93, इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और पंचायती राज संबंधी प्रावधान किया गया था। पंचायती राज, और इसमें था आपका नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान हुआ। पंचायती, गांव में हो जाएगा पंचायत, और शहर में क्या हो जाएगा? नगर पालिका। गांव में पंचायत, नगर में नगर, ठीक है? भाग 9 जोड़ा गया था इसमें, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 क से 243 9 तक पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था है। 73वां, यहाँ पे 73 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है। 92-93, 93-93 में ये हुआ था, 12वीं अनुसूची इसमें शामिल की गई थी। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए। नगर में नगर पालिका याद रखेगा, और गांव में पंचायत। 11 पहले गांव की बात होगी, उसके बाद शहर की बात होगी। भाग 9 में जोड़ा गया था इसको भी, भाग 9 क जोड़ा गया था, और वो भाग 9 में था, ये भाग 9 क हो गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 य द तक। 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा की सीट की संख्या 2026 तक के लिए परिवर्तित नहीं की जाएगी, ये प्रावधान कर दिया। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके माध्यम से बच्चों के लिए शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया। जो 86वां संविधान संशोधन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
भी आई है, इसको कर लीजिएगा। 2002 में हुआ था और इसके माध्यम से 6 से 14 साल के बच्चे के लिए मुफ्त और आवश्यक अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया। माता-पिता का भी ये कर्तव्य हो गया, निर्धारित कर दिया गया इसके माध्यम से कि माता-पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजें। ये तो बच्चे को स्कूल भेजेंगे नहीं तो भाई अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य कहाँ से पूरा होगा? तो 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य होगी शिक्षा और मौलिक अधिकार के अंदर आएगा ये, साथ में माता-पिता का कर्तव्य होगा कि ये बच्चों को स्कूल, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। हर बच्चा 6 से 14 साल का जो है उसको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और अब अनिवार्य शिक्षा होगी। और इसमें क्या-क्या बदला गया था देखिए इस अमेंडमेंट के माध्यम से 2002 में हुआ था। तो 21 ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था। इसके माध्यम से 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा मिलना उसका मौलिक अधिकार हो गया। ठीक है? ये जोड़ा गया। बदलाव किसमें किया गया था? तो अनुच्छेद 45 में। पहले जो था 0 से 14 साल का बच्चा का था, है ना? 14 साल तक के बच्चों के लिए था, लेकिन ये 6 से 14 साल कर दिया गया। अब याद रखिएगा 6 से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का देखभाल का प्रयास किया गया, बदल कर कहा गया। अच्छा, पहले था कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, अब इसे बदल के 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का प्रयास किया जाए, हो गया? और इसमें 51 ए में जो कर्तव्य वाला बात है माँ-बाप का, तो वो जोड़ा गया था। 51 ए नागरिकों के मूल कर माँ-बाप का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें। लागू कब किया गया था? 2002 में पारित हुआ था ये और इसके आधार पर मौलिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई 2009 बनाया गया और 2010 में इसको राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन पूछता है। पारित हुआ था 9 में, लागू हुआ था 10 में। 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनसंख्या के स्थान पर 2021 ठीक है, ये भी बहुत जरूरी नहीं है। 89वां संविधान संशोधन ज्यादातर पूछा जा रहा है आपका जो 100 के बाद मतलब 100 के आसपास वाला 100, 100, 101, 102, 103, 105 भी पूछा हुआ था। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का स्थापना का व्यवस्था 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था इसके माध्यम से दल बदल व्यवस्था में बदलाव किया। जो दल बदल व्यवस्था था ना आपको बताई थी कि उसमें क्या था कि भाई एक आदमी नहीं अगर एक आदमी के बजाय एक नेता के बजाय 1/3 मिलके भाई चेंज कर लेता है पार्टी को या फिर नया पार्टी बना लेता है तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले छोटे समूह यानी कि 1/3 पार्टी छोड़कर नया दल बना सकते थे या फिर खुद को वैध रख लेते थे। मतलब 1/3 लोग अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसको वैध माना जाता है। लेकिन अब इसी में सुधार किया गया और कहा गया कि केवल पूरा दल मतलब कि कम से कम 2/3 होना चाहिए। जब किसी भी पार्टी से एक पार्टी से उठ के 2/3 लोग किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तब जाके इसको क्वालिफाई माना जाएगा मतलब ये वैध माना जाएगा नहीं तो डिस्क्वालीफाई ठीक है। अच्छा मंत्रिपरिषद का आकार भी इसी के माध्यम से तय हुआ था कि लोकसभा की सीट का अधिकतम कितना हो सकता है 15 15% है ये याद रखिएगा 15% लेकिन संख्या में मिनिमम कितना हो सकता है संख्या में मिनिमम ये 12 हो सकता है 12 से कम नहीं क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे जो टोटल संख्या है टोटल जो सीट है लोकसभा का उसका अगर 15% निकालेंगे तो ये 12 से कम आ जाता है तो उनके लिए ये 15% जो है ना नहीं अनिवार्य होगी 12 संख्या में हो जाए कम से कम उनको संख्या में 12 रखना पड़ेगा परसेंट उन पे अप्लाई नहीं है ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का आकार भी तय किया गया इसके माध्यम से लोकसभा इस सीट का अधिकतम 15% और कम से कम 12 हो सकता है। तो राज्यों में मंत्री श्रेणी जैसे मुख्यमंत्री जो है ना उनको शामिल करते हुए 12 मंत्री होना चाहिए या फिर 15% तो राज्य में भी है और लोकसभा में भी यानी कि केंद्र में बात करें तो लोकसभा में भी है और राज्य में भी जैसे देखिए अगर किसी राज्य का विधानसभा का लोकसभा का तो नहीं होगा बड़ा उनका संख्या ज्यादा होगा अगर विधानसभा की बात करते हैं तो अगर किसी का विधानसभा में सीट ही 40 है किसी राज्य की विधानसभा का सीट 40 है कुल अगर इसका 15% निकालते हैं तो लगभग 6 होगा है ना तो 6 होगा तो अब ये बताइए कि ये मिनिमम वाला क्राइटेरिया कहाँ फुलफिल कर पाए कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए ना लेकिन इसके तो 6 ही बन रहे हैं तो यहाँ पे 15% अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे इनको सीधे 40 में से 12 कम से कम बनाना है ना तो ये कौन सा था 91वां संविधान संशोधन 2003
इसको कैसे एक हिंट निकल सकता है, ये क्या था, 1/3 था ना, तो 1/3 को क्या कर दिया गया, 1 नहीं चाहिए, 2/3 ना, यहाँ पे देखिए नंबर भी दिख रहा है, 1/3, ये 1/3 था, पहले क्या था, 1/3 था, अब 1/3 नहीं चाहिए भाई, 2/3 कर, ये 2/3, तीनों नंबर आपको दिख, 1/3 ना होके अब क्या होना चाहिए, 2/3 होना, टू भी आपको याद आ जाएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को समावेश किया गया। ये 92 में करवा चुके हैं आपको। 95वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ था। इसके माध्यम से अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी एससी के आरक्षण और साथ में आंग्ल इंडियन जो होते थे अब नहीं है, आंग्ल इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था, तो ये अब आपके लिए नहीं जरूरी है। अब आपसे पूछेगा कि आंग्ल इंडियन का किस अमेंडमेंट के माध्यम से वो संख्या जो है रोक दिया गया है, इनका जो मनोनयन होता था इनको रोक दिया गया है ना। 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा। अब देखें, जिस आदमी के पास ओडिशा को मैं कैसे रिलेट करती हूँ, इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑडी से रिलेट कर, जिस आदमी के पास रेंज रोवर हो, ऑडी हो, तो उस आदमी का एक एक चीज छानबीन किया जाता है ना, कहाँ खाएगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। भाई पैसा वाला आदमी है तभी तो ऑडी और रेंज रोवर से घूम रहा है, ऐसे तो आपको रिलेट करना है। ऑडी, ऑडी जो है, ऑडी वाले आदमी के हर एक चीज का खान पान, रहने, कहाँ खाए, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा, किससे बात करेगा, छानबीन किया जाता है। छानबे, छानबे है ना, 96, छानबे, 91, 92, 93, 94, 95, छानबे, तो 96 हो गया। और एक एक चीज का, उसके एक एक चीज का निगरानी होता है, एक एक चीज का अच्छे से छानबीन होता है, तब जाके वो कहीं बैठता है, उठता है, बातचीत करता है, खाता पीता है। भाई पैसे वाला आदमी है तो ऑडी वडी लेके घूम रहा है, उसके पीछे एक नहीं 11 लोग रहेंगे। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था और इसके माध्यम से जज की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलने के लिए लाया गया था। जैसे आपको पता है कि जज का जो नियुक्ति होता है कॉलेजियम के माध्यम से होता है, मतलब जज का नियुक्ति जज ही करेगा। इसके माध्यम से क्या किया गया, 99वें संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से, कि भाई जज का नियुक्ति जो है ना, एक इसके माध्यम से एक आयोग की स्थापना की गई जिसको कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इन जैक कहा गया। इसमें कुछ मंत्री भी होंगे, मतलब इसमें प्रावधान किया गया कि इस जज का नियुक्ति में जज भी होंगे, सीजीआई भी होंगे, कुछ जज भी होंगे वरिष्ठ, कुछ मंत्री भी होंगे और ये सारे लोग मिल के भाई जज की नियुक्ति करेंगे। बाद में इसको खारिज कर दिया गया क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो न्याय न्याय व्यवस्था है हमारा, इसमें पारदर्शिता नहीं रह जाएगी। पता चला कि मंत्री जी, मतलब जो हमारे मन क्या कहते हैं, मोदी जो है, सब जज जो है उनके मन पसंद बैठे हैं, मोदी जी के मन पसंद के सारे बैठे हुए हैं, जो जो चाहेंगे। जब उनके जज मन पसंद के बैठेंगे तो फिर फैसले भी उनके मन पसंद के आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपको रिलेट करना है, ठीक है। इसको क्या कहा गया, भाई जज की नियुक्ति में बिल्कुल नो, एक नहीं सारे लोग कहें नो 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 नो, सब एक साथ बोलने लगा नो 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 नो, जज के नियुक्ति में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नो नो नो। और ऐसे भी आप सुने होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज, चीफ जस्टिस होते हैं या जज होते हैं, वो सारे रिश्तेदार होते हैं, मतलब उनके पिछले के, मतलब कोई ना कोई वहां पे जज रहा है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस रहा है, वही लोग वहां पे बनते हैं, ऐसा करके ऐसा बोला जाता है कि जज की नियुक्ति ही जज करता है, तो थोड़ा पैरवी तो चलता ही होगा ना। तो ऐसे करके याद रखना है कि जज के संबंध में जैसे ही आया ये कि जज की नियुक्ति के लिए आयोग बनेगा, तो सबने कहा एक सुर में नो 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 नो, ये चतुराई नहीं चलेगा भाई, ये चतुराई नहीं चलेगा, है ना, ये चतुराई नहीं चलेगा। मोदी जी आए थे 14 में, देखिए ऐसे ही उसी टाइम में कांड कर दिए ये, तो इसमें क्या कहा गया, नो नो नो, ये चतुराई नहीं चलेगा। उस आयोग का नाम क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि एनजैक, है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती थी, मतलब जज की नियुक्ति जज ही करता था, न कि सरकार सरकार की कोई भूमिका नहीं होती थी, है ना। तो इसमें कहा गया कि भाई पारदर्शिता की कमी है और ये पारदर्शिता लाने के लिए देखिए एनजेक लाए, और इस आयोग में कौन कौन था, तो एक सीजेआई होंगे, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, कानून मंत्री होंगे और दो आपके ऐसे सिविल सोसाइटी के सदस्य होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता
मिलकर चुनेंगे। ये सारे मिले घुल-मिल सकते थे, है ना? तो इस व्यवस्था को भाई नकार दिया। संविधान में क्या-क्या बदलाव मतलब कैसे लागू किया गया? ये बदलाव कैसे लागू किया गया? तो संविधान में अनुच्छेद 124 आपको पता है कि 124 जो है, ये आपका न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 124 ए से 124 सी तक जुड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मतलब ये कानून बना तो लेकिन लागू नहीं हो सका। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही आज भी जजों की नियुक्ति होती। 100वां अमेंडमेंट की बात करें तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। ये संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ भूमि समझौता के तहत हुआ था। मतलब भूमि समझौता को लागू करने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि दोनों देश के बीच के में जो सीमा मतलब बॉर्डर था, बॉर्डर एरिया का जो कुछ क्षेत्र था, उनका बंटवारा कर देना, आदान-प्रदान कहते हैं, आदान-प्रदान ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए, क्या होता है इसमें कि इसके लिए ना एन्क्लेव शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं ना, उसको एन्क्लेव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बँट गया, इधर हो गया बांग्लादेश, इधर हो गया इंडिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय है ना? यहाँ पे कुछ ऐसा क्षेत्र है जो कि बांग्लादेश का है। अब यहाँ पे जो बांग्लादेश में इंडिया वाला क्षेत्र है, अब यहाँ के लोगों को बांग्लादेश का नागरिकता नहीं है, ना बांग्लादेश से कोई सुविधा मिल रहा है और इंडिया में है नहीं तो इंडिया का भी कोई नहीं मिल रहा है। तो ये कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, तो ये वाला हाल हो जाता था। इनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती थी, यहाँ के लोग बड़े परेशान रहते थे। और इसी तरीके से ये जो बांग्लादेश का जो क्षेत्र था, यहाँ पे अगर इंडिया साइड में है, तो ये ना इसको भारत का नागरिकता मिल रही है, ना ही इसको बांग्लादेश का मिल रही है, तो इसको भी सुविधा कहीं का नहीं मिल रहा है। ऐसे क्षेत्र का आदान-प्रदान किया गया और इसी के लिए ये समझौता हुआ। जैसे आपने पढ़ा था ना 9वां जो संविधान संशोधन था भारत-पाक के साथ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ। हिंदुस्तान और पाक के साथ। तो हमने कहा कि भाई नो, हिंदुस्तान का कोई भी क्षेत्र हम रखना चाहेंगे, बोलेंगे नो, नो, बिल्कुल नहीं, है ना? और 2 बार नो कब कहना है जो कॉलेजियन सिस्टम वाला आपको बात होगा, जजों की नियुक्ति वाला जो प्रावधान आएगा, अब आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसमें चतुराई नहीं चलेगी भाई, नो, नो, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। तो 2004 भाई आते-आते जो प्रधानमंत्री जी हैं, आते-आते ही इन्होंने चतुराई लगाया था लेकिन काम नहीं आया। तो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला याद रहेगा आपको 58 में समझौता हुआ था, शर्त के हिसाब से ये हुआ था और यहाँ पे भी ये था भारत का कुछ जो एन्क्लेव था वहाँ बांग्लादेश भेजना था तो भेज दिया हमने। तो लगभग भारत से 51 के आसपास 50 या 51 क्षेत्र को दिया गया था बांग्लादेश में और नहीं, नहीं। 111 क्षेत्र हमने दिया था बांग्लादेश को, है ना? 111 और बांग्लादेश से हमारे यहाँ 50 या फिर 51 आया था, ऐसे करके आता है कि 111 एन्क्लेव हमने दिया था उनको और वहाँ से 51 हमारे साइड। बस इसमें 100वां में याद रखिएगा। अब 100% जो है ना, जैसे 100 से कैसे रिलेट करेंगे कि 100% भाई उनका उनके पास, 100% हमारा हमारे पास। उनका उनके पास, हमारा हमारे पास मतलब 100% हमारा हमारे पास है, उनका उनके पास। ठीक है? और एक साइड बैठ के इसके लिए क्या किया था, एक साइड बैठ के पंचायती किया था। 5 से 5 ना तो एक साथ बैठ के भाई क्या किया था हमने पंचायती किया। पंचायती कर लिया कि देखिए 111 जो है ना आपका बनता है तो आप ले जाइए और 51 हमारा बनता है तो आप हमें इस तरीके से 100% उनका उनके पास, 100% हमारा हमारे पास। देखिए, भारत और बांग्लादेश के ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक बार खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये समझौता हुआ था 1974 में दोनों देश के बीच में, इंदिरा गांधी और मुजीब समझौता कहा जाता है, मुजीब थे वहाँ पे, तो दोनों के बीच में हुआ था और इसी के माध्यम से ये आदान-प्रदान किया। देखिए, 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, आपको पता होगा कि जीएसटी जो कहते हैं सॉरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जीएसटी लागू किया गया था 1916 में। अब देखिए पहले क्या होता था कि कोई भी सामान आपने खरीदा तो चलिए भाई सामान का आपने दाम दे दिया 100 रुपए, मतलब 100% जो था दे दिया आपने। अब क्या होता है कि 1 रुपया और बढ़ा के दीजिए, मतलब एक और पैसा जुड़ जाता है। एक तो सामान का जुड़ा, 100% आप सामान का दिए प्लस आपको एक अलग से लिख देता है कि ये लो भाई जीएसटी जोड़ो, जीएसटी दे। तो हमें सामान के साथ साथ एक और टैक्स देना, मतलब एक और पैसा देना। हम जितने के सामान खरीदे वो तो देंगे ही पैसा, साथ में एक और पैसा देना, मतलब एक और अमाउंट देना पड़ता है जीएसटी के नाम पे। ऐसे करके पहले भी लगता था, लेकिन अब सबको मिला के या फिर ऐसे कर लेंगे कि जीएसटी में क्या किया गया कि जितने भी टैक्स थे ना, सबको मिला के एक कर दिया। 101 हो गया, 101 हो गया। ऐसे रिलेट करेंगे।
102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसके माध्यम से बस याद रखिए कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का प्रावधान किया गया। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया। ये जनरल कैटेगरी के होते हैं। आपको पता है कि जनरल कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था। अब जनरल कैटेगरी के अंदर, सामान्य वर्ग के अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग होंगे, उनको नौकरी में कहीं भी एडमिशन वगैरह में, नौकरी चाकरी में इनको क्या होगा, 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे ओबीसी को, एसटी एससी को मिलता था, जैसे इनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये किस कैटेगरी से है? जनरल है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब पैसे के, आर्थिक स्थिति के आधार पे ये रिजर्वेशन दिया गया। अगला है आपका, अच्छा इसको कैसे याद रखेंगे? 103 है कि 4 है कि 5 है, कैसे गड़बड़ हो जाएगा? अब 101 वाला तो याद रहेगा कि जीएसटी में क्या करते हैं कि भाई 100 रुपए तो हम अपने सामान का दिए, 100% तो अपने सामान का पे किए और एक अमाउंट अलग से देना पड़ता है जीएसटी के नाम, है ना? ये उसी में ऐड कर देता तो नहीं समझ आता, लेकिन अलग से दिखाता है कि देखिए 500 का आपने सामान खरीदा प्लस जीएसटी, बड़ा हक से देता है ऐसा, है ना? कि ये देखिए जीएसटी आपका भाई छुपा दे, कह दे कि तुम एक ही बार में कह दे ना कि ये लीजिए 18 25 90 90 रुपए, 590 रुपए दे दीजिए, ये पूरा सामान है आपका 590। लेकिन ये जो 500 प्लस 90 करके देता है ना, तो बड़ा ही गुस्सा आता है, लगता है ये अलग से देना, उसमें ऐड कर दो, मत दिखाओ, है ना? तो हमें क्या करते हैं पर भाई, ऐसे एक अलग से अमाउंट ऐड करना है। तो 101 हो गया ये। 103 में क्या है? 103 में ईडब्ल्यूएस, एक तो देखिए ईडब्ल्यूएस लिखा है, 3 लेटर है ना, तो ऐसे कर लेंगे तो भी एक मिल जाएगा आपको हिंट। या फिर देखिए 103 कैसे करेंगे हम, ये ऐसे कीजिए तो आपको मिल जाएगा। कभी कहे कि ईडब्ल्यूएस बताइए, इतना तो अंदाज रहेगा ना कि 100 के बाद का है, तो 101 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, तो 103 होगा भाई, क्योंकि 103 देखिए 3 नंबर है ना इस पे, और जीएसटी वाला आपको याद करवा ही दिया मैंने। चलिए चौथा में हम देखते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में एसटी एससी के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को फिर से बढ़ा दिया गया। और आपको पता है कि जो एंग्लो इंडियन है, इनका वो मनोनयन रोक दिया गया है ना। तो ये चौथा भी आपको याद रखना है। एसटी एससी के लिए तो 10 साल, 10 साल के लिए बढ़ता है ना, तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 25 जनवरी 2030 तक के लिए है, ये डेट आपको याद रखना है। अच्छा, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया, मतलब इसको रोक दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन, इसको कैसे करें, इसको अब याद करना पड़ेगा। पांचवा 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग ESEBC जिसको कहते हैं, इनकी सूची तैयार करने का राज्य सरकार को भी शक्ति दिया गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों तय करता है और दोनों की सूची में अंतर हो सकता है। मतलब राज्य को भी अधिकार दे दिएगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी सूची आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए, केंद्र सरकार अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए। जो फॉर्म भरते होंगे वो उनको पता होगा कि ये रिजर्वेशन में ना थोड़ा सा वो होता है कि किसी एक कास्ट को उसके राज्य में रिजर्वेशन मिल रहा है लेकिन केंद्र में नहीं मिलता, तो ऐसे करके होता है ना। सरल भाषा में कहें तो पहले राज्य सरकार पिछड़े वर्ग की पहचान कर सकती थी, पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकती थी। फिर 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये अधिकार जो है सीमित कर दिया गया। अब जो है 105वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य और केंद्र दोनों एसीबीसी की अनुसूची बना सकता है और ये सूचियां एक दूसरे से अलग हो सकती है ना। तो 105, 100 में 5, 105 याद कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। महिला आरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है इसको, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। इसके माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाएं भी शामिल है। देखिए संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 330A, इसके माध्यम से लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया। 332A के माध्यम से राज्य विधानसभा में महिला के आरक्षण का प्रावधान किया गया और 339A में
दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये 3 अनुच्छेद भी आपको याद है। आरक्षण की अवधि, ये बस हमारा लास्ट अमेंडमेंट है, 106 ही तक करना है। आरक्षण की अवधि की बात करें तो ये 15 साल तक के लिए है। ये बहुत आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद रखेंगे तो कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब पूछा जा सकता है, चांस तो है आर्टिकल में आपसे, है ना? लेकिन ये आपको याद रखना है कि 106 में क्या था? लगभग 33% का रिजर्वेशन दिया गया, किसमें? लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में, ठीक है? इसमें इसी रिजर्वेशन में एसटी एससी महिला भी शामिल। अच्छा, किस किस अनुच्छेद में अमेंडमेंट हुआ तो ये देख लीजिएगा आप। आरक्षण की अवधि क्या है? तो 15 साल के लिए किया गया, है ना? लेकिन आगे चाहेगा आदमी तो बढ़ाएगा, जैसे कि बाकी ओबीसी वगैरह का रिजर्वेशन होता है, वो 10-10 साल के लिए बढ़ता है, तो ये 15 साल तक के लिए है अभी, बाद में चाहे तो बढ़ भी सकता है। सीट का रोटेशन भी होगा। आरक्षित सीटों को हर चुनाव में रोटेट किया जाएगा और अलग-अलग क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पे हो सके, इसके लिए ये भी प्रावधान। पारित होने की प्रक्रिया क्या है? तो ये प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट है। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 2023 जो 128वां विधेयक था के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में ये पारित हो गया था। 454 मत पक्ष में थे, 2 विरोध में था। 21 सितंबर 2023 राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कोई भी विधेयक लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति साइन कर देगा तो फिर वो कानून बन जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे 50 या 51 जो संशोधन था, इम्पोर्टेंट था, हम इसको कवर कर लिए। तो ये सेशन कैसा लगा? क्या सच में आपको लगा कि याद हो गया या होने में आपको मदद हुआ? आप एक बार ज़रूर इसको देखिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप हमारे वेबसाइट से भी हमारे जो पीडीएफ वगैरह है, आप चाहे तो किसी भी एग्जाम का एसएससी वगैरह का जो नोट्स वगैरह है वो आप परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे ऐप को तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे आपको मंथली करंट अफेयर बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करके दिया जाता है, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो। आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वैसे मिलता है, तो वो फ्री में मिल जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो करंट अफेयर वगैरह मिल जाएगा। कोई भी पीडीएफ लेना है तो उसमें आप सोचते होंगे कि बुक लेंगे तो वहां से भी हो जाएगा, लेकिन बुक में जो एक्सप्लेनेशन रहता है ना, 1-2 ऑप्शन का रहता है, जो आंसर है उसी का एक्सप्लेनेशन। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि आपको 4 ऑप्शन जो दिया है, चारों को थोड़ा थोड़ा उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दे दे, ताकि क्योंकि जो मान लीजिए 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन 3 ऑप्शन दिमाग में तो है ना? 3 ऑप्शन जब दिया है तो अगली बार हो सकता है यहाँ पे इससे सवाल बन जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि चारों एक्सप्लेनेशन को मतलब थोड़ा-थोड़ा उसके बारे में जानकारी दे दें, ताकि अगली बार जब सवाल इन 3 से भी बने तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाएँ। तो पीडीएफ हमारा किसी बुक से आप कंपेयर करेंगे तो बेहतर ही होगा। तो आप एक बार हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिल जाएँगे। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, बहुत सारे अपडेट मिलते हैं। और कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन-सा टॉपिक आपको चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। कोई भी सजेशन हो तो दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ